वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? चलिए फटाफट से लाइव जुड़ जाइए और एक बार ऑडियो विजुअल्स कंफर्म कर दीजिए दोस्तों। जल्दी से लाइव जुड़ जाएं और इस सेशन के लिंक को सभी दोस्तों के साथ में सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखें, लिस्ट वन तरफ डायमेंशन दी हुई है और लिस्ट टू दिया है, यानी कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और नो डायमेंशन, है ना। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो है आप उसके अंदर में ये आता है डॉट मेथड, पिरामिड डायग्राम, सर्कल डायग्राम या फिर स्फेयर डायग्राम। ठीक है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय या विमा रहित, है ना। तो इसको आप फटाफट से जो है एक बार देख लें। तो यहाँ आप देखें, बेसिकली आपका जो है 1 डायमेंशनल, नो डायमेंशन, डॉट आपका नो डायमेंशनल है। ठीक है, तो 4 का आप 1 कर लेंगे, 4 का आप 1 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका 1 डायमेंशनल क्या होते हैं, पिरामिड डायग्राम्स आपके 1 डायमेंशनल्स होते हैं। तो 1 का आप 2 करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, राइट। 2 डायमेंशनल आपके क्या है, सर्कल्स होते हैं, और 3 डायमेंशनल आपके क्या होते हैं, ये सॉरी स्क्वायर होते हैं, 3 डायमेंशनल। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, एक बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, लेकिन फिर भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए आप यहां से क्वेश्चन जो है आपको बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है स्लाइड है। 1 डायमेंशनल में आप देखिए लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पिरामिड डायग्राम, विंड रोज डायग्राम यानी कि पवन आरेख, रेनफॉल डिस्पर्शन डायग्राम, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, रेनफॉल डिस्पर्शन डायग्राम और वाटर बजट ग्राफ। ठीक है, इसी तरीके से आप बार ग्राफ को भी सब डिवीजन होते हैं, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, कंपाउंड बार डायग्राम जहां पर 2 बार डायग्राम्स को आप मेंशन करते हो, डुओ डायग्राम जहां पर आपका ऊपर और नीचे वाली जो एक्सेस है उसके अंदर में इस तरीके से बनते हैं, वो आपके डुओ डायग्राम हो जाते हैं, द्विदिशा। ठीक है, पिरामिड डायग्राम में जो है 3 तरीके के पिरामिड्स होते हैं। आपका सिंपल पिरामिड डायग्राम, ये सब 1 डायमेंशनल है। सुपर जो है इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज्ड, ठीक है, और कंपाउंड पिरामिड जो है सुपर इम्पोज्ड और कंपाउंड पिरामिड। यहां पर आप लिख सकते हैं नो डायमेंशन के साथ में, नो डायमेंशन के साथ में ये आपका क्या होता है, डॉट होता है। डॉट जो होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर से 2D डायग्राम देखें तो यूनिट स्क्वायर डायग्राम यानी कि इकाई वर्ग आरेख, स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम यानी कि वर्गाकार ब्लॉक आरेख, रेक्टेंगुलर डायग्राम यानी कि आयताकार आरेख, व्हील डायग्राम यानी कि वृत्तारेख या पाई डायग्राम भी बोलेंगे इसको हम, या फिर रिंग डायग्राम यानी कि वलय आरेख हो गया। ठीक है, यहाँ 3 डायमेंशनल डायग्राम्स में आप देखेंगे स्फेरिकल डायग्राम यानी कि गोलीय आरेख, क्यूब डायग्राम यानी कि धनारेख, और ब्लॉक पाइल डायग्राम यानी कि ब्लॉक जो है पूल आरेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। मेथड टू कंस्ट्रक्ट कॉन्टूर्स, राइट, इसमें क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टूर्स बनाने के लिए, है ना। कॉन्टूर्स आप जो है क्या शो करते हो, आप उसमें हाइट्स को शो करते हो, एल्टीट्यूड को शो करते हो, कॉन्टूर्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर आपके कॉन्टूर्स एकदम पास पास होते हैं, ठीक है, यानी कि आप कॉन्टूर्स स्लोप को शो करने के लिए यूज में लेते हो मेनली। ठीक है, कॉन्टूर्स अगर आपके क्लोज होंगे, क्लोज होंगे, अगर आपके क्लोज होंगे तो वो आपके क्या हो जाएगा, स्टीप स्लोप हो जाएगा। और कॉन्टूर्स अगर आपके जो हैं दूर दूर होंगे, ठीक है, तो दैट वुड बी व्हाट, अगर अब फार अवे होगा, फार अवे होंगे तो वो आपका क्या होगा, ग्रेजुअल स्लोप, ग्रेजुअल स्लोप को जो है प्रदर्शित करेगा। और यहां पर हम किसे यूज लेते हैं, इंटरपोलेशन मेथड जो है। यहां पर आपका क्या है, इंटरपोलेशन के अंदर आप क्या इंटरवल्स भी जो है निकालते हो, इंटरवल्स निकालते हो, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में आप जो है किस तरीके से कॉन्टूर्स को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, सो इंटरपोलेशन मेथड इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट व्हाट, कॉन्टूर्स। ठीक है, generally the north direction is shown upward in the maps because of north pole is upward, political reason, land area is more in north, astronomical reason। आमतौर पर नक्शे में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा दिखाई जाती है। क्यों दिखाई जाती है, देखो नॉर्थ में शो किया जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन जनरली जो है शोन अपवर्ड, मैप में अपवर्ड ऐसे शो किया जाता है कि नहीं आता है,
कुछ इस तरीके से लास्ट एक मतलब जो है कॉर्नर के ऊपर में, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए? ए होना चाहिए, नॉर्थ पोल इज अपवर्ड, नहीं ऐसा नहीं है, नॉर्थ पोल अपवर्ड होता है तो साउथ पोल डाउनवर्ड है, तो फिर इस तरीके से भी होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ साथ में मेजर करें शायद इसलिए भी, दैट कुड बी ऑल्सो देयर, ठीक है, दैट कुड बी ऑल्सो देयर। एस्ट्रोनॉमिकल रीजन भी हो सकता है, एस्ट्रोनॉमिकल रीजन भी हो सकता है, क्यों? बिकॉज आप देखिए कि जो नॉर्थ स्टार है, जो आपका नॉर्थ स्टार है, दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ इटसेल्फ, तो लाइकली ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। पॉलिटिकल रीजन भी इसलिए हो सकता है कि नॉर्थ का डोमिनेंस रहा है हमेशा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर भी जो है, आप देखिए कि हम ज्यादातर जितने भी फिनोमेना पढ़ते हैं वो नॉर्थ के पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं, तो कुड बी दैट रीजन इटसेल्फ। इसीलिए शायद इस क्वेश्चन को इसीलिए डिलीट किया गया है, ठीक है, बिकॉज दिस हैज बीन ऑब्जेक्शनेबल, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल रीजन जो समझ में आता है वो नॉर्थ पोल के हिसाब से समझ में आता है, ठीक है, सॉरी नॉर्थ स्टार से समझ में आता है। एंड यस डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि नॉर्थ पोल, यानी कि आपका देखो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ जो है उसको शो करता है नॉर्थ, है ना, और नॉर्थ पोल जो है दीज लाई इन द सेम रीजन इटसेल्फ, ये भी हो सकता है। तो अगेन एक डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन आया था, सो आई हैव प्रेजेंटेड इट, नो कंक्लूसिव आंसर कुड बी ड्रॉन फ्रॉम दिस, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की पॉलिटिकल रीजन बताती है। चलिए, विच प्रोजेक्शन इज सुटेबल टू शो द ट्रांस साइबेरियन रेलवेज, ट्रांस साइबेरियन रेलवे को दिखाने के लिए कौन सा मानचित्र प्रक्षेप बेहतर है, कौन सा मानचित्र प्रक्षेप जो है बेहतर है बताइए? मर्कैटर, कॉनिकल विद स्टैंडर्ड पैरेलल, पॉलीकॉनिक और स्टीरियोग्राफिक। ट्रांस साइबेरियन रेलवे को दिखाने के लिए कौन सा मानचित्र प्रक्षेप बेहतर है बताएं? मर्कैटर, कॉनिकल विद स्टैंडर्ड पैरेलल या फिर पॉली। तो ट्रांस साइबेरियन जो रेलवेज हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए क्या है, कॉनिकल विद स्टैंडर्ड पैरेलल जो है वो यूज में आता है, ठीक है, कॉनिकल विद स्टैंडर्ड पैरेलल। वन स्टैंडर्ड पैरेलल एक्चुअली होता है, विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल उसको हम यूज में लेते हैं, कॉनिकल प्रोजेक्शन को हम यूज लेते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे में, क्योंकि इसका एक्सटेंशन जो है काफी ज्यादा है। आप देखिए जब हम पढ़ते हैं कि सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल हम जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये कॉनिकल प्रोजेक्शन इज वन, जिसके अंदर बाय प्रोजेक्टिंग द इमेज ऑफ द ग्रेटिकुले ऑफ अ ग्लोब जो है ऑन अ डेवलपेबल जो है कोन के ऊपर जो करते हैं, ठीक है, तो यहां पर इट टचेस द ग्लोब अलोंग अ पैरेलल लैटिट्यूड के साथ में, जिसको हम स्टैंडर्ड पैरेलल बोलते हैं, उसके साथ में, है ना। आपने अगर कभी भी जो है क्या है चना जोर गरम खाया हो तो उसके अंदर एक कोन बनता है, उस कोन को अगर आप उल्टा कर करके बेसिकली क्या है अर्थ के या किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे रखोगे, सो इट वुड टच समवेयर, है ना। सो जहां पर वो पैरेलल टच कर रहा है दैट वुड बी योर स्टैंडर्ड जो है पैरेलल इटसेल्फ, ठीक है। एंड अदर पैरेलल्स आर ईदर साइड्स ऑफ दिस पैरेलल आर डिस्टॉर्टेड, मतलब वो स्टैंडर्ड पैरेलल है जहां पर स्केल आपकी करेक्ट होगी, ठीक है, उसके अलावा डिस्टॉर्टेड स्केल होगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विडिस्टेंट कॉनिकल प्रोजेक्शंस, और इसमें जब हम यूजेस पढ़ते हैं तो इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, देखो ये इनमें से और भी कोई भी आ सकता है। दिस प्रोजेक्शन इज कॉमनली यूज्ड showing areas of mid latitudes with limited latitudinal and larger longitudinal extent। जितना longitudinal extent ज्यादा होगा, जैसे ट्रांस साइबेरिया का longitudinal extent जो है अक्षांश देशांतरीय जो विस्तार है वो बहुत ही अधिक है, ठीक है। अ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, एक लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड रनिंग पैरेलल टू द स्टैंडर्ड पैरेलल, ठीक है, स्टैंडर्ड पैरेलल के पैरेलल जा रही है ईस्ट से वेस्ट, इसका क्या होगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच होगा, करेक्टली शोन ऑन दिस प्रोजेक्शन। जैसे आप देखिए डायरेक्शन अलोंग स्टैंडर्ड पैरेलल इज, ठीक है, टू शो द रेलवेज को शो करने के लिए यूज में लिया जाता है, रेलवेज को शो करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। रोड्स को
शो करने के लिए, नैरो रिवर वैलीज को शो करने के लिए यूज में लिया जाता है, इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज होती हैं उसको शो करने के लिए यूज में लिया जाता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से एक दो बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रोजेक्शन इज सुटेबल, किसके लिए सुटेबल है? फॉर शोइंग कैनेडियन पैसिफिक रेलवेज, कैनेडियन पैसिफिक रेलवेज, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, क्योंकि वो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा है, ज्योमेट्रिकल जो है शेप लेती है, ठीक है, अलोंग द लैटिट्यूड्स, ठीक है। और नर्मदा वैली को अगर आपको शो करना है, देन ऑल्सो यू वुड यूज व्हाट, कॉनिकल प्रोजेक्शन, सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन सिंगल स्टैंडर्ड पैरेलल, ठीक है। विच मैप्स आर बेस्ट शोन, ठीक है, बेस्ट टू शो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या वितरण दिखाने के लिए सबसे अच्छा मानचित्र कौन सा है? कोरोप्लेथ मैप्स, शेडिंग मैप्स, डॉट मैप्स एंड आइसोप्लेथ मैप्स, बताइए। विच मैप्स आर बेस्ट टू शो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए बेस्ट क्या है, बताइए। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाने के लिए बेस्ट क्या है? सो डॉट मेथड जो है वो हम यूज करते हैं किसके लिए? टू शो दी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डॉट मेथड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स हम पढ़ते हैं, उसके अंदर में हम जब डॉट मैप्स पढ़ते हैं तो डॉट मैप्स जो होते हैं वो आपके क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए होते हैं। देखिए डॉट मैप्स जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन किसके, शीप के, हॉर्सेस के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और अदर ऑब्जेक्ट्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। अब इसमें जो डॉट होता है, ठीक है, डॉट रिप्रेजेंट क्या करता है, एक डेफिनेट जितना नंबर होता है या क्वांटिटी होती है उसको जो है रिप्रेजेंट करता है, और इन सब डॉट्स का जो साइज होता है वो एक यूनिफॉर्म जो है, एक समान साइज होता है इसके अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द इमेजरी लाइंस ज्वाइनिंग द प्लेस हैविंग इक्वल ट्रेवल टाइम, समान यात्रा समय लगने वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोक्रोन, आइसोटेक, आइसोडपेन या फिर आइसोफेन। क्या होगा इसका आंसर? सी, ट्रेवल टाइम बोला है, ट्रेवल टाइम है ना। क्रोनोलॉजी के अंदर में क्रोनो शब्द जो है वो किसको शो करता है? टाइम को शो करता है। सो आइसोक्रोने जो है दैट वुड बी व्हाट, हैविंग इक्वल ट्रेवल टाइम, दैट वुड बी देयर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि आइसोटेक यानी कि इक्वल टेक्नोलॉजी, आइसोडपेन आपका जो है इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और जो आइसोफेन है वो आपके जो इक्वल टाइम, सेम टाइम पर बायोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं वो होंगे, ठीक है। आइसोक्रोन आपका सेम अमाउंट ऑफ टाइम ट्रेवल हो जाएगा। आइसोटेक आपका जो है इक्वल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या एडवांसमेंट हो गया, ठीक है। आइसोडपेन आपने पढ़ा होगा है ना, वेबर के जो है इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी के अंदर में टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को शो करता है, इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। आइसोफेन जो है बायोलॉजिकल इवेंट्स एक सेम टाइम पर जो है ऑकर होते हैं उनको शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड इन डिस्ट्रीब्यूशन मैप, वितरण मानचित्र में कौन सी एक मात्रात्मक विधि नहीं है? आइसोप्लैथ, ज्योमेट्रिकल सिंबल मेथड, डॉट मेथड, कोरोप्लैथ मेथड। वितरण मानचित्र में कौन सी एक मात्रात्मक विधि नहीं है? मात्रात्मक विधि आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। दो टाइप्स के मेथड्स आप पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव मेथड्स, राइट। क्या होगा? सी, आइसोप्लैथ आपका एक क्वांटिटेटिव मेथड है, डॉट मेथड आपका एक क्वांटिटेटिव मेथड है, और कोरोप्लैथ मेथड आपका क्वांटिटेटिव है। जहां पर आप कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मैथमेटिकल जो है टूल्स यूज कर रहे हैं, वो आपके क्वांटिटेटिव हो जाएंगे। वेयर एज आपके ज्योमेट्रिकल सिंबल मेथड है वो आपका क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव मेथड हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव मेथड है। देखो यहां पर आप देखिए क्वालिटेटिव मेथड्स में क्या क्या शामिल है, देख लें। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्रोमैटिक या फिर टिंट, क्रोमा। क्रोमा का मतलब हो गया आप क्या है, अलग कलर को यूज ले रहे हो, इसका वर्ड क्या है? क्रोमा इज स्टैंड फॉर कलर। इसी तरीके से सिंपल शेड मेथड हो सकता है आपका। देन उसके बाद में सिंबल या फिर कोरोस्कीमेटिक मेथड है ना। स्कीमा जो है वो आपका क्या है?
जो स्कीम आप जो सिंबल्स यूज कर रहे हो वो होगा। और ये आपके ज्योमेट्रिकल सिंबल मेथड होते हैं एक, पिक्टोरियल सिंबल मेथड होते हैं दो, और लिटरल सिंबल मेथड्स होते हैं तीन। उसके बाद में आपका नेमिंग मेथड, ये सब जो है आपके क्या है, क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, ठीक है। और जो है क्वांटिटेटिव मेथड्स यानी कि मात्रात्मक है, वो आपके कौन कौन से होंगे, आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ, शेडिंग जो आप यूज में लेते हैं अलग अलग, डॉट मेथड, और डायग्रामेटिक मेथड्स के अंदर में आपके आ जाते हैं क्या, बार्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, स्क्वायर्स और अदर जो मेथड्स आ जाते हैं वो सब। तो ये आपके क्वांटिटेटिव मेथड्स की लिस्ट है, ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स के अंदर में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस वुड बी कवर्ड देयर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट इन अ क्लाइमोग्राफ। ये देखो क्लिमोग्राफ जो है आप बनाते हैं, क्लिमोग्राफ के अंदर में कोल्ड और ड्राई, यहां पर बात कर रहे हैं कोल्ड और ड्राई जो है क्लाइमेट की बात करेंगे किसके अंदर में, क्लाइमोग्राफ, जो कि आपके ग्रिफिथ टेलर ने जो है दिया था। रॉ, मगी, स्कॉर्चिंग, कीन, है ना। शाहरुख खान के फैन होंगे तो आपको SRKM याद रहना चाहिए। अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो डेफिनेटली आप ये याद रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये इस बार RPSC के अंदर में भी 2023 का में क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था इसी तरीके से, ठीक है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में भी ये पूछा गया था इस बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लीजिए। SRKM है ना, एक तरफ आपका जो है क्या होता है, टेम्परेचर होता है, दूसरी तरफ क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। तो कीन जो होता है, कीन किसको शो करता है, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट को शो करता है क्लाइमोग्राफ के अंदर में। देखिए क्लिमोग्राफ को थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर मैं बात करूं इसको कैसे, मैंने क्या बोला था मैंने आपको कि अगर हम एक तरफ ऐसे बनाते हैं तो आपको याद रखना है क्या, शाहरुख खान से स्टार्ट करेंगे, SRKM, इस तरीके से, इट इज SR, ये K और ये M। S आपका क्या है, स्कॉर्चिंग, S आपका क्या है, स्कॉर्चिंग, R आपका क्या है, रॉ, K आपका क्या है, कीन, और M जो है वो आपका क्या है, मगी है, ठीक है। एक तरफ आपका क्या है, यहां पर टेम्परेचर आ जाता है, टेम्परेचर वेट बल्ब का, वेट बल्ब टेम्परेचर, और दूसरी तरफ आपकी क्या आ जाती है, एक्स एक्सिस पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कि 0 से आप 100% तक, और यहां पर भी 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए बोला क्या था आपको, कोल्ड और ड्राई। कोल्ड होने के लिए आपका जो टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम है, और ड्राई होने के लिए आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम होनी चाहिए, और वो आपके किस में होगी, कीन के अंदर में होगी। कीन वुड बी और कोल्ड भी होगा और वो आपका ड्राई क्लाइमेट भी होगा, बिकॉज कीन के अंदर में आपका लेस देन 100 डिग्री टेम्परेचर होगा और लेस देन 40% जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। इसी तरीके से रॉ जो है, रॉ की बात करते हैं तो रॉ में रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप देखो बढ़ गई है, R यहां आए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, लेकिन आपका जो टेम्परेचर है वो आपका लेस देन 40 डिग्री ही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 70% से अधिक बढ़ गई, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं स्कॉर्चिंग की, स्कॉर्चिंग में अब आपका टेम्परेचर बढ़ गया है, कितना टेम्परेचर कितना बढ़ गया है, मोर देन 60 डिग्री हो गया है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कम ही है, लेस देन 40 के अप्रोक्सीमेटली है। सिमिलरली मगी जो है, अब यहां दोनों चीज बढ़ गई हैं, मोर देन 60 डिग्री टेम्परेचर भी है और मोर देन 70 जो है आप परसेंट आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी है। यह आपके ग्रिफिथ टेलर ने जो है डिवाइस किया था मेथड क्लिमोग्राफ। इसके अंदर में 12 साइडेड आपको फिगर मिलता है, 12 साइडेड जो है फिगर मिलता है, क्योंकि 12 ही महीनों के आप जो हैं क्या है, टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच का जो है ग्राफ को प्लॉट करते हो इस क्लिमोग्राफ के अंदर में। और आप देखो यहाँ पर जनवरी फरवरी, यहाँ जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, है ना, अगस्त, देन सितंबर, अक्टूबर, इस तरीके से जो है आपका ये सब मैप होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं स्कॉर्चिंग है, यहाँ मगी है, यहाँ कीन है,
यहाँ रॉ है, तो आपको तो याद कैसे रखना है, शाहरुख खान के फैन है तो SRKM, SR ऐसे SRKM, बिना पेन उठाए आपको ये डायग्राम जो है याद रखना है, ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैकेंडर्स पोर्ट्रेड हार्टलैंड on which projection that its size distorted and showed unlimited expanse of permanent ice to the north of जो है हार्टलैंड। ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर में हम पढ़ते भी हैं, ठीक है, मैंने बढ़ाया भी है इनफैक्ट। मर्केटर्स प्रोजेक्शन, पोलर जेनोमिक प्रोजेक्शन, बॉन्स प्रोजेक्शन या फिर पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन, मैकेंडर ने किस प्रोजेक्शन पर हार्टलैंड को चित्रित किया था जिसे उत्तर में असीमित बर्फ दिखाई देता है, ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। मर्केटर्स प्रोजेक्शन, राइट, नेविगेशन के लिए भी यूज में होता है ये मर्केटर्स प्रोजेक्शन। तो मर्केटर का प्रोजेक्शन के ऊपर जो है इसने मैकेंडर ने पोर्ट्रे किया था हार्टलैंड को, ठीक है। मर्केटर के प्रोजेक्शन के बारे में अपन जो है देखें, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कि मैकेंडर्स मैप वाज ड्रॉन ऑन मर्केटर्स जो है प्रोजेक्शन। मर्केंडर गेव प्राइमरली मैकेंडर गेव प्राइमरली हाइड्रोग्राफिक डेफिनेशन ऑफ हार्टलैंड, ये मैंने आपको बताया था। ये आपका क्या है, मर्केटर का प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन यूज किया था इसने, मर्केटर्स प्रोजेक्शन जो है वो यूज में लिया था, किसने, हार्टलैंड को शो करने के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखें, विच मैप प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज इलिप्टिकल होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन, कौन सा मानचित्र प्रक्षेप को अंडाकार होमोलोग्राफिक प्रक्षेप भी कहा जाता है, मॉलविड्स प्रोजेक्शन, मर्केटर्स प्रोजेक्शन, बॉन्स प्रोजेक्शन या फिर साइनसोइडल प्रोजेक्शन। अंडाकार जो है प्रोजेक्शन है होमोलोग्राफिक, क्या होगा इसका आंसर। यहां आपको होमोलोग्राफिक वर्ड जो है वो पकड़ना है और इलिप्टिकल प्रोजेक्शन, ठीक है। मॉलविड का जो प्रोजेक्शन है वो आपका होमोलोग्राफिक इलिप्टिकल जो है प्रोजेक्शन होता है। देखिए मॉलविड के प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जहां हमने पढ़ा है, ठीक है, और पढ़ेंगे भी आगे क्लास में भी, जो नहीं हुई हैं क्लासेस उसमें। मॉलविड्स प्रोजेक्शन ये नेम्ड आफ्टर क्या है, कार्ल बी मॉलविड, एक जर्मन कार्टोग्राफर था, उसके नाम के पीछे जो है इसको नाम किया गया था मॉलविड प्रोजेक्शन, जिसने 1805 में इन्वेंट किया था इसको। ये आपका इक्वल, होमोलो का मतलब होता है, होमो मतलब इक्वल, होमो का मतलब होता है क्या, इक्वल, तो होमोलोग्राफिक मतलब आपका इक्वल एरिया है, होमोलोग्राफिक का मतलब आपका इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है, जो कि क्या होता है, इलिप्टिकल बाउंड्री का होता है, इस वजह से इसको इलिप्टिकल होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कहा जाता है, दैट इज योर मॉलविड्स प्रोजेक्शन, ठीक है, गॉट इट। 11th नंबर क्वेश्चन, मर्केटर्स प्रोजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज, मर्केटर प्रक्षेप को इस नाम से भी जाना जाता है, होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन, कोनिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, जेनिथल मैप प्रोजेक्शन, समक्षेत्र प्रक्षेप, शंक्वाकार यथाकृति प्रक्षेप, बेलनाकार यथाकृतिक प्रक्षेप या खमद्य मानचित्र प्रक्षेप। मर्केटर का जो प्रोजेक्शन है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, मर्केटर का जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, वो आपका नेविगेशन के लिए यूज में आता है ना। इट वुड बी सिलेंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। आप देखिए मर्केटर का जब आप प्रोजेक्शन बनाते हैं तो आप देखें कि कुछ इस तरीके से आपके जो है प्रोजेक्शंस बनते हैं, राइट, एंड दिस इज यूज्ड फॉर नेविगेशन। इसलिए इसका एकदम सही आंसर तो 3 है, और वो आंसर किसी ने दिया नहीं है ना। इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लर्न कर लेते हैं, उसके बाद हम कभी गलत नहीं करेंगे। देखिए मर्केटर का प्रोजेक्शन जो है मर्केटर के नाम पर ही पड़ा है, ठीक है, वेरी ऑफन कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, और ये नोट से डायरेक्टली उठा करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक्सप्लेनेशन।
ठीक है, इसको सिलेंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? फर्स्ट डिजाइन बाय फ्लेमिश। फ्लेमिश ने 1569 के अंदर में इसको पहली बार डिजाइन किया था। बाद में इसको मॉडिफाई किसने किया था? एडवर्ड राइट ने इसको मॉडिफाई किया था। याद रखना, ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। फ्लेमिश याद रखना है। मर्केटर प्रोजेक्शन को पहले डिजाइन करने वाले कौन थे? फ्लेमिश थे। और एडवर्ड राइट जो थे, इन्होंने इसको मॉडिफाई किया था। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोमॉर्फिक जो होता है जिसके डायरेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? उसका जो है एंगल जो है दैट हैज टू बी प्रिजर्व्ड, है ना। इनफैक्ट सॉरी, शेप। ऑर्थोमॉर्फिक में क्या होती है? ऑर्थोमॉर्फिक के अंदर में आपकी जो शेप है दैट इज प्रिजर्व्ड। शेप जो है वो प्रिजर्व्ड हो जाती है। जबकि आप देखिए होमोलोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होता है उसमें इक्वल एरिया होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। और डच कार्टोग्राफर जो है, ठीक है, मर्केटर जेराडस कार्मर ने डेवलप किया था 1569 में, जिसके नाम पर यह प्रोजेक्शन पड़ा है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, सारे हुए हिले हुए कंसेप्ट यहां पर बिल्कुल अच्छे से होंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, पोजीशन ऑफ आई पॉइंट इज एज्यूम्ड एट। लंबकोणीय प्रक्षेप में नेत्र स्थान की स्थिति होती है। अब आप जानते हैं सोर्स ऑफ जो आपका जो है पोजीशन ऑफ आई पॉइंट के अनुसार, सोर्स ऑफ लाइट के अनुसार आपका जो है ये क्या होता है? 3 तरीके के प्रोजेक्शंस होते हैं। उसमें से एक होता है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर में आप देखें एट द अपोजिट एंड ऑफ द ग्लोब, इंफिनिटी, एट द सेंटर ऑफ द ग्लोब, या फिर एट द परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ द टेंजेंट। बताइए, आई पॉइंट का जो सोर्स होगा दैट वुड बी वेयर? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे, अनंत पर होगा ये। ठीक है, यहां देखें प्रोजेक्शन सोर्स ऑफ लाइट के अनुसार अगर हम बात करते हैं, जेनोमिक जो प्रोजेक्शन होता है यहां पर एट द सेंटर ऑफ द ग्लोब होता है। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में एट द पेरिफेरी ऑफ द ग्लोब एट अ पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट एट विच द प्लेन सरफेस टचेस द ग्लोब। तो ये आपका कहां पर होगा? ये आपका पेरिफेरी में, एट द पेरिफेरी ऑफ द ग्लोब। ठीक है, और ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन में एट द इंफिनिटी फ्रॉम द ग्लोब होगा, पोजीशन अपोजिट टू द पॉइंट एट विच द प्लेन सरफेस टचेस द ग्लोब इटसेल्फ। तो पोजीशन ऑफ आई कहां पर होगी आपकी? इंफिनिटी पे, अनंत पर होगी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इस बार के जो क्वेश्चन आरएएस 2023 के अंदर आए हैं ना, उसका सोर्स बताता हूं। उसका जो सोर्स है, सोर्स स्टैंडर्ड किताब बताता हूं मैं आपको। जिस किताब से ये क्वेश्चन उठे हैं ना, वो किताब आपको दिखाता हूं। और मैंने आपको बोला भी था एग्जाम से पहले कि ये जो मार्केट में एक किताब आई है ना, इससे क्वेश्चन बनने तय है। क्यों? बिकॉज दिस वॉज वेरी न्यू एंड दिस वॉज वेरी एप्ट बुक। कौन सी है? ये देखिए, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, मेथड्स एंड टेक्निक्स, RN शर्मा एंड PK शर्मा। इसकी किताब जो है, इनकी किताब, इनफैक्ट इट इज वेरी गुड एज पर द नीड्स। ठीक है, यस डेफिनेटली आप लोग RL सिंह पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। एंड आप डेफिनेटली जो है JP शर्मा पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन दिस इज इक्वली गुड। और यहां से क्वेश्चन उठा है इन द इरविन्स रेसेस, यहां साफ नाम लिया हुआ है। और ये इस किताब के अंदर में भी आपको देखने को मिलेगा, जहां से नोट मेकिंग जब मैंने की थी तब इस किताब को पढ़ा था। तो क्लाइमेटोग्राफ, सर्कुलर लाइंस आर यूज्ड टू शो। इरविन रायज के क्लाइमेटोग्राफ में गोलाकार रेखाओं का उपयोग दिखाने में किया जाता है। एवरेज मंथली टेम्परेचर एंड एवरेज जो है मंथली रेनफॉल, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम रेनफॉल, एवरेज मंथली रेनफॉल ओनली एंड एवरेज मंथली टेम्परेचर ओनली। बताइए, सो यहां पर क्या होगा आंसर? इट वुड बी योर एवरेज मंथली टेम्परेचर एंड एवरेज। वैसे देखो, अगर आप बात करें, क्लाइमेटोग्राफ का मतलब ही होता है, क्लाइमेटोग्राफ जो होता है वो आपका क्या है, शो करेगा एक तरफ टेम्परेचर और एक तरफ रेनफॉल को शो करेगा। ठीक है, यहां पर आपका एवरेज मंथली टेम्परेचर और एवरेज मंथली जो है रेनफॉल होगी। और यहां सर्कुलर जो थिंग है, सर्कुलर लाइंस यूज होती है क्लाइमेटोग्राफ में। ठीक है, मैं डिटेल में आपको बताता हूं ताकि आप इसको, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए ना, उसको आप अब गलत ना करें कभी। ठीक है, क्या होगा?
क्लाइमेटोग्राफ की बात करते हैं तो ये एक टाइप ऑफ सर्कुलर डायग्राम है, एक सर्कुलर जो है यानी कि वृत्ताकार आरेख है। क्लाइमेटोग्राफ किस किसने बोला है इसको? इरविन रेजिस ने बोला है, मुन्ज ने बोला है और हार्टशोन ने भी इसको यही बोला है। लेकिन आप देखो, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो पोलर चार्ट है ये किसने बोला है? क्लाइमेटोग्राफ को पोलर चार्ट की संज्ञा टी बर्च ने दी है। और यहां आप देखिए कि क्लाइमेटोग्राफ के अंदर में इरविन रेजिस के अनुसार सर्कुलर लाइन जो है वो एवरेज मंथली टेम्परेचर और एवरेज मंथली रेनफॉल से रिप्रेजेंट होती हैं। इतना ही नोट्स में लिखा है, इससे बियॉन्ड नहीं लिखा था मैंने, ठीक है। और वही क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं टू दी पॉइंट एंड क्रिप्स, जितना जरूरत होती है उतना ही पढ़ते हैं और उतना ही पढ़ाते हैं। और उसके बाद में वो नीतू साहू जी, ये बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो किसी भी किताब से, ठीक है, मतलब किसी भी जो है वेबसाइट से आपको ये बुक मिल जाएगी। इट इज गुड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओपन सीरीज मैप। देखिए, दो तरीके की सीरीज ऑफ मैप होती है, ठीक है। उसमें से ओएसएम की बात करते हैं, मैप ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब यहां देखिए, these are based on WGS 84 datum. WGS 84 datum. Now these maps are prepared on the international projection and these maps are available in both hard copy and digital copy. Again मैं आपको बताऊं, यही सेम मैं आपको विद पेज नंबर बता सकता हूं। इसी किताब में ज्यादातर क्वेश्चंस इसी किताब में से उठे हैं, ऑल मेजॉरिटी ऑफ देम। एक एनसीईआरटी से उठा था, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस। एंड 14 का बी कंफर्म है। जुल्फिकार, हेलो, हाउ आर यू? ऑल द अबोव स्टेटमेंट आर करेक्ट। वेरी गुड जुल्फिकार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी लोगों का क्या है? बी एकदम करेक्ट है, ए, बी और सी। यकीनन आप लोगों की कार्टोग्राफी बहुत खराब है ना? ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। सो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी। क्या हो जाएगा आंसर? ए एंड सी। यही तो बात है, यही तो बारीकियां पकड़नी है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे सो कहां गलत हो जाएंगे आप? ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग जुल्फिकार, ठीक है, एब्सोल्युटली बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आयान बिल्कुल, बहुत अच्छे, ठीक है। यहां क्या गलत है? देखो, ये WGS डेटम मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा ताकि आपको ना याद हो जाए। फिर इससे रिलेटेड फिर कभी कोई क्वेश्चन गलत मत करना। किताब पढ़िएगा, ये किताब पढ़ेंगे। अगेन मैं वापस दिखा रहा हूं शक्ल, क्योंकि क्या होता है कि कुछ किताबें मन मस्तिष्क में बस जानी चाहिए जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि इन किताबों से पढ़ने से ही आपको विद्या आएगी, विद्या इन द सेंस की ज्योग्राफी आएगी और ज्योग्राफी की बारीकियां पता चलेंगी, ठीक है। अब देखिए, यहां पर दो तरीके की सीरीज ऑफ मैप एक्सप्लेन कर रखी है और उस दोनों सीरीज ऑफ मैप के अंदर में क्लियरली यहां पर नोट्स में मैंने यही चीजें इस किताब से उठाकर के लिखी थी कि ओएसएम इज ब्रॉट आउट एक्सक्लूसिवली बाय सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर है? ओपन सीरीज मैप आपका क्या है? सर्वे ऑफ इंडिया लेकर के आता है। देखिए, बियर्स डिफरेंट मैप शीट नंबर्स, और ये कौन से प्रोजेक्शन के ऊपर बेस्ड है? आपके यूटीएम, इंटरनेशनल नहीं, यूटीएम प्रोजेक्शन के ऊपर बेस्ड है ऑन WGS 84 डेटम। WGS 84 डेटम पर, यूटीएम पे ये बेस्ड है, ठीक है। ईच ऑफ दीज OSMs इन बोथ हार्ड कॉपी एंड डिजिटल कॉपी के अंदर में बिकम अनरेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, आफ्टर ऑब्टेनिंग वन टाइम क्लियरेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और सर्वे ऑफ इंडिया एंश्योर क्या करता है? नो सिविल एंड मिलिट्री वल्नरेबल एरियाज एंड वल्नरेबल पॉइंट्स हैं आर शोन ऑन ओपन सीरीज मैप्स। दूसरा डेडिकेटेडली आपके डिफेंस के लिए आता है, राइट? सो दैट हैज टू बी लर्न। याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे हो सकती हैं, लेकिन गलतियां करने के बाद तो हम सीख सकते हैं और उसी के लिए एक्सप्लेनेशन लेके आता हूं आप लोगों के लिए। लेकिन आप हो कि शेयर ही नहीं करते हो सेशन को, ये तो गलत बात है ना? कि भैया तुम्हारे लिए अगर एक अच्छा एक्सप्लेनेशन आया है तो लाइक बनता है, शेयर बनता है, ये कहने की बात थोड़ी है। अगर ये भी टीचर कहे आप लोगों को तो भैया आप क्या कर रहे हो, है ना? पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन वॉज डिजाइंड बाय, पॉलीकॉनिक प्रक्षेप
द्वारा डिजाइन किया गया और स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट उतना ही सिलेब जो है अपने नोट्स में लिखा है मैंने, ठीक है। फर्डिनेंड हैसलर, फर्डिनेंड फ्लेमस्टीड, फर्डिनेंड राइट एंड फर्डिनेंड जो है रेमंड। अब यहां सारे फर्डिनेंड आ गए, मेरे को तो फर्डिनेंड की मूवी याद आ गई, वो एनिमेशन की, है ना। ए, है ना, इसमें तो किसी को कोई हसल नहीं है, कोई भी हसल नहीं है। स्टिल गिरजेश इज थिंकिंग अबाउट द अदर वन, बट अब याद रखिएगा ऐसी हसल सिर्फ और सिर्फ किसकी, पॉलीगॉनिक प्रोजेक्शन की हसल जो है हैसलर ने की है। सो दैट इज डेफिनेटली कंफर्म, फर्डिनेंड हैसलर इज द राइट आंसर। अब यहां देखिए हमने पढ़ा पॉलीगॉनिक प्रोजेक्शन, इतना ही नोट्स में लिखा था मैंने, यहां लिखा है साफ पहला ही प्रश्न, डेवलप्ड बाय फर्डिनेंड हैसलर इन 1820। कौन है वो, अमेरिकन कार्टोग्राफर है, अमेरिकन कार्टोग्राफर। 1821 के अंदर में फर्डिनेंड हैसलर ने पॉलीगॉनिक जो है प्रोजेक्शन लेकर आया था, जिसको मॉडिफाइड कॉनिकल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये ना तो आपका कॉन्फॉर्मल है नॉर इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है अगली बार। चलिए कोई बात नहीं, आप तो शेयर नहीं करते हैं, बट आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन। आपके तो शेयरिंग में कोई कीन इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन बिकॉज इन क्वेश्चन इटसेल्फ यहां बोला गया है कि कीन इन क्लाइमोग्राफ रिप्रेजेंट्स व्हाट। तो ये कीन इंटरेस्ट आप लोगों का भी होना चाहिए कि क्लास को शेयर करें, क्योंकि यहां कीन पूछ लिया है। कीन प्रदर्शित कैसे किया जाता है, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ह्यूमिड, कोल्ड एंड ह्यूमिड, कोल्ड एंड ड्राई। मैं हमेशा बोलता हूं शाहरुख खान के जो फैन हैं वो कभी भी मगी नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, मगी नहीं होंगे। SRK के जो फैन होंगे वो कभी भी मगी नहीं हो सकते। सो याद करिए और बताइए। ये कीन जो है ना, ये कीन एक तरफ आपका टेम्परेचर जो है लो होगा, दूसरी तरफ आपकी ह्यूमिडिटी भी लो होगी, एंड दैट इज व्हाई इट वुड बी व्हाट, कोल्ड एंड ड्राई। कोल्ड एंड ड्राई वुड बी द राइट आंसर, एब्सोल्युटली। याद रखेंगे ना। ये देखिए मैं आपको शाहरुख खान को मिलाता हूं पहले तो, ये शाहरुख खान आपका वो शाहरुख खान नहीं है। ये SRK कौन है, ये SRK आपकी स्कॉर्चिंग, S फॉर स्कॉर्चिंग, S फॉर स्कॉर्चिंग। फिर चलिए R के पास, R कौन है, रॉ। तो यहां पर स्कॉर्चिंग के बाद में रॉ, R के बाद अपना K कौन है, इट इज द कीन, इट इज द कीन, एंड देन कम्स द मगी, ठीक है। अब यहां पर प्रेजेंटेशन देखिए, एक तरफ क्लिमोग्राफ के अंदर में आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, दूसरी तरफ आपके वेट बल्ब टेम्परेचर है। और क्योंकि 12 मंथ्स का जो है आपका डाटा इसके अंदर में कलेक्ट होता है, इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि भैया क्लिमोग्राफ किस आकार का होता है, तो आप बोलते हो कि यार दिस इज अ 12 साइडेड फिगर। ये कितने हैं, 12 जो हैं इसके साइड्स होते हैं। उसके बाद आप देखिए यहां पर वेदर, यहां पर आपका वेट बल्ब का टेम्परेचर आ गया, दूसरी तरफ आपका ह्यूमिडिटी। अब यहां पर कीन है, कीन में दोनों लो होंगे, इसीलिए ये केस को शो करेगा कोल्ड और साथ में आपके ड्राइनेस एकदम, है ना, राइट। सो कोल्ड आपका जो है टेम्परेचर जो है वो कम है, इसीलिए कोल्ड है, और यहां पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी कम है, दैट इज व्हाई इट इज ड्राई, कीन। याद रखेंगे ना। अब देखिए कीन अगर लेस देन 40 डिग्री आपका टेम्परेचर है और लेस देन 40% आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो कीन। उसके बाद बात करते हैं, अगर स्कॉर्चिंग की बात करेंगे तो यहां टेम्परेचर सीधे ग्रेटर देन 60 डिग्री और आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी भी कम है। कीन के पास में ही है अपना SRK, है ना, ऐसा S जो है स्कॉर्चिंग, सो इट इज लेस देन 40। एंड मगी अगर बात करते हैं, मगी के अंदर में आपका क्या होगा, एवरीथिंग इज हाई, 60 डिग्री से ज्यादा आपका टेम्परेचर हो गया और मोर देन 70% जो है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई। वहीं आपका अगर रॉ की बात करते हैं तो रॉ के अंदर में लेस देन 40 डिग्री का टेम्परेचर होगा बट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 70। याद रहेगा, एकदम छप गया है दिमाग में। अगर छप गया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए सेशन को, है ना। और ये बार बार लाइक मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है लाइक करके वो वापस जो है
डिसलाइक हो जाता है। द लैटिट्यूड एक तरफ, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन किसका, यहां देखो 62 पहले नंबर है, फिगर है 62, दैट इज योर डिग्री जे, ठीक है, सॉरी 62 इज योर मिलियन शीट, जे इज फॉर डिग्री शीट। अब यहां पर अगर NE आ गया है, अगर आपका NE आ गया है तो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना होगा, 15x15, 1x1, 30x30, 7x7, ये है आपका 30x30। और 30x30 जो है वो कौन सा शीट होता है, हाफ डिग्री शीट होता है भैया, हाफ डिग्री शीट होता है। यहां देखो, यहां 53 लिखा हुआ है, वहां पर आपका फिगर कुछ है डिफरेंट है। सो यहां आप देखो कि यहां पर क्या होगा 62J NE, यहां लिखा हुआ 62 फिर J फिर आपका NE आया है। तो यहां पर आप देखो कि नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट जो भी डायरेक्शन है दैट इज देयर, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा 30x30, जिसका आपका RF कितना होता है 1:2, जो 1 लाख आपका जो है RF होता है, राइट, 1:1 लाख। ये डिग्री शीट होती है 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री, ठीक है। डिग्री शीट आपका 53N होगा या 68J, ये डिग्री शीट। और अगर आपका सिर्फ 68 हो दैट इज योर मिलियन शीट। तो जब आपका 68 फिर आगे J, यानी कि आपने सेक्टर्स बता दिए डिग्री शीट वाले और उसके बाद में उसमें दिशा ऐड कर दी, तो दैट इज योर हाफ डिग्री शीट। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरोक्रोमैटिक मैप्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। रंगारेख कोरोक्रोमैटिक मानचित्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लेयर टिंट मैप इज अ टाइप ऑफ कोरोक्रोमैटिक मैप, इट इज अ क्वांटिटेटिव मैप, डिफरेंट शेड्स ऑफ ओनली वन कलर कैन बी यूज्ड इन अ कोरोक्रोमैटिक मैप। सामान्य छाया मानचित्र रंगारेख मानचित्र का एक प्रकार है। यह एक गुण प्रधान मानचित्र है और रंगारेख मानचित्र में एक ही रंग के कई छाया का भी प्रयोग होता है। यार ये क्वांटिटेटिव मैप थोड़ी होता है, क्वालिटेटिव मैप होता है। कोरोक्रोमैटिक, क्रोम मतलब कलर यूज करते हैं, में लेयर टिंट मैप कोरोक्रोमैटिक मैप होता है, ठीक है। डिफरेंट शेड्स हम यूज करेंगे ऑफ ओनली वन कलर कैन बी यूज्ड इन द कोरोक्रोमैटिक मैप। सो इट इज एब्सोल्युटली राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, A एंड C वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। यहां देखिए जो गड़बड़ थी वो क्या थी, क्वालिटेटिव मैप था, ये क्वालिटेटिव मैप था, ठीक है, गुणात्मक मानचित्र है ये, ठीक है। यहां देखिए डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स में जब हमने पढ़े थे तो क्वांटिटेटिव मैप्स और क्वालिटेटिव मैप्स पढ़े हैं। क्वालिटेटिव मैप के अंदर में आपका क्या है, ये रहा कोरोक्रोमैटिक, जिसका अदर नेम देखो टिंट और कलर मैप भी है, ठीक है। कोरोक्रोमैटिक जो है टिंट या कलर मैप भी है। So A would be the right answer. A and C both statements are correct. Which of the following facts are true about the three-dimensional diagrams? ये आप लोगों को क्लास में मैंने करवाया भी था, ठीक है। These have all three extensions of length, breadth and height. क्रैश कोर्स में भी बच्चों को करवाया था ये। Cube, spherical and block pile are examples of these diagrams. These are also called as volume diagrams. These diagrams are made only in the conditions of a little difference इन द गिवन वैल्यूज। बताइए, देखें निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है त्रिवियम आरेख है। सो यहां पर आप देखो कि उसमें क्या होता है, ऑल थ्री एक्सटेंशंस ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट होती है उसमें। क्यूब, स्फेरिकल एंड ब्लॉक पाइल ये वाले आपके 3D के एग्जांपल हैं। और ये वॉल्यूम डायग्राम्स कहलाते हैं। 2D जो होता है वो एरिया बना कहलाता है, ठीक है। एंड ओनली इन द कंडीशन ऑफ लिटिल डिफरेंस नहीं है, यहां ये जो फर्क है वो है ह्यूज डिफरेंस जब होगा तभी हम इसको यूज करेंगे। सो डी गलत हो गया, डी अगर आपका गलत हो गया तो ए, बी एंड सी आर द राइट आंसर। ये देखो क्लास में मैंने आपको बताया था, बहुत ही ब्यूटीफुल आरेख से हमने इन आरेखों की बात की थी, जिसमें से देखो जो आपके 3D डायग्राम से त्रिविमीय है वो कौन कौन से, देखो स्फेरिकल डायग्राम, क्यूब डायग्राम और जो है ब्लॉक पाइल डायग्राम, यानी कि गोलीय आरेख, घनारेख और आपका ब्लॉक जो है पाइल डायग्राम, पूल डायग्राम, ठीक है। अब इसमें देखो जब बताया कि स्फेरिकल, क्यूब और ब्लॉक पाइल आ गया
सो इसमें आपको मैंने बताया था, देखो विशेषताओं में बताया था सबसे पहले, द वैल्यूज आर डिस्प्लेड किसमें, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, है कि नहीं सेम एज इट इज, आया कि नहीं आया? देखो जितना हाईलाइट किया है वो उतना ही आया कि नहीं आया? वॉल्यूम डायग्राम्स कहते हैं कि नहीं कहते? अब देखो अगले पेज पे देखो, वो चौथी स्टेटमेंट में मिलेगी आपको, दीज डायग्राम्स आर यूज्ड व्हेन द डिटेल in the data is very high and the size of drawing sheet or paper is normal, तब हम इसको यूज में लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? टोपोग्राफिकल शीट मैप नंबर एज 45J ऑब्लिक, अब 11 आ गया है, हैज द फॉलोइंग स्केल, स्थलाकृतिक मानचित्र पत्रक नंबर 45J ऑब्लिक 11। देखो एक टेबल है और उस एक टेबल को अगर आप याद कर लें टोपो शीट की, तो मैं ये मानता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है टोपो शीट से। 1 इंच 2 माइल, 1 इंच 4 माइल, हाफ इंच 1 माइल, या फिर 1 इंच 1 माइल। एंड द आंसर फॉर द 20th नंबर क्वेश्चन इज, जल्दी से अपना आंसर दर्ज करें। क्या होगा इसका आंसर? चलिए, 1 इंच 1 माइल, 1 इंच 1 माइल जो है दैट वुड बी योर राइट आंसर। ठीक, 1 इंच 1 माइल जो है ये आपका सही उत्तर होगा। यहां देखिए ये टोपो शीट्स का जो है सारा डायग्राम, इस टेबल को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडर करके चले हैं, और इसको अगर आप याद कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास में क्या क्या शीट्स होती है। देखो एक तो आपका मिलियन डिग्री शीट होती है, मिलियन डिग्री शीट होती है, एक आपका डिग्री शीट होती है, डिग्री शीट होगी, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या होगा, हाफ डिग्री शीट होगी, हाफ डिग्री शीट है। देन आपका क्या है, क्वार्टर शीट है, क्वार्टर डिग्री शीट। फिर आपके न्यू सीरीज वाली आ जाती हैं। न्यू सीरीज में भी आप देखो एक आपका न्यू शीट होगी और एक न्यू स्पेशल शीट होगी, न्यू शीट और न्यू स्पेशल शीट। अब देखिए आपने ये जो देखा था क्या था, 53O ऑब्लिक, यहां कुछ नंबर आ जाता है, जैसे वहां 11 आया था, यहां अगर 15 आ जाता है, तो अगर नंबर आ रहा है तब तो हमारा ये क्या है, ये क्वार्टर शीट है। तब हमने देखा था अगर यहां पर दिशा बता रहे हैं तब हमारा क्या हो गया, हाफ डिग्री शीट हो गया। और अपना क्वार्टर शीट का जो देखो यहां पर माइल्स के अंदर में जो है कॉन्टूर बताए हुए हैं, स्केल क्या है, 1 इंच जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 माइल। 1 इंच आपका 1 माइल के बराबर होता है, ठीक है। यहां आपकी जो इंटरवल होती है क्वार्टर की 1:50,000 होती है, 1:50,000 आपकी ये इंटरवल होती है। इसको आप बहुत ही भली भांति अच्छे से समझिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। यहां से आपका प्रश्न कोई गलत नहीं हो पाएगा टोपो शीट का, इससे बाहर प्रश्न ही नहीं बनेगा, इस टेबल से बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। तो इस टेबल को बहुत अच्छे से समझने और रटने की आवश्यकता होती है, समझने की तो होती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट कन्वर्जन ऑफ लैटिट्यूड 45 डिग्री 52 सेकेंड और जो 52 मिनट और 30 सेकेंड डेसिमल डिग्रीज के अंदर में आपको इसको जो है कन्वर्ट करना है। अब आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, और 1 सेकंड में जो है मतलब 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होंगे, ये अल्टीमेटली हमें डेसिमल में निकालना है तो ये होगा, ठीक है। सो इसको आपको निकाल करके देखना पड़ेगा कि भाई 45 डिग्री दिया हुआ है तो सबको समान डिग्री में कन्वर्ट कर दो, समान डिग्री में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका जो है डेसिमल में नंबर आ जाएगा। 45 तो है ही, तो 45 पॉइंट। अब आप देखो आगे आपको निकालना है, तो इट्स क्वाइट अंडरस्टूड कि डिग्री वाला तो सेम है, बाकी सबको आप डिग्री में कन्वर्ट कर दो जो मिनट वाला है। तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, बताओ कोई बताएगा? 60 मिनट होते हैं कि नहीं होते? उसी तरीके से 60 मिनट में कितने होते हैं, मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। यानी कि 1 डिग्री के अंदर में मिनट्स कितने हो जाएंगे, सेकंड्स कितने हो जाएंगे, 3600। तो यही आपको करना है। ये तो आपका 45 डिग्री एज इट इज रह गया। फिर आपका जो है 52 मिनट को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 52 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 60 कर देंगे कि नहीं कर देंगे। इसी तरीके से अगर 30 सेकंड है, 30 सेकंड को जब आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तब आप क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, यानी कि 60 इंटू 60, क्योंकि 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड के अंदर में 1 मिनट के अंदर में 60 सेकंड होते हैं।
ठीक है, तो 60 इंटू 60 दैट इज योर 30 डिवाइडेड बाय 3600, और ये आप जब कैलकुलेशन कर लेंगे तब आपका उत्तर जो है वो एग्जैक्टली क्या निकलेगा, 45.875, 45.87 और 5, ये आपका आंसर निकल करके आएगा। और ये आपका विधि होगा निकालने का, समझिएगा, विधि आपका ये होगा, राइट। आप देखिए डिग्रीज में, आपको देखिए डेसिमल डिग्रीज में निकालना है तो डिग्री तो एज इट इज रहेगा, ये तो सेम है जो आपका 45 है मिनट्स, और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दिया, और सेकंड्स को अगर करना है तो 3600 से 60 इंटू 60 3600 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये गिवन है चीजें, तो 52 डिवाइडेड बाय 60 और 60 डिवाइडेड बाय 3600, उत्तर आ गया आपका 45.875। ये देखिए आइसोगोनिक मैप्स रिप्रेजेंट, आइसो का मतलब तो होता है इक्वल। एक क्वेश्चन ऐसा देखने को हमेशा मिलता ही है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। आइसोगोनिक मैप जो है, द लोकेशन ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स एंड सैटेलाइट्स, द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, द फ्रैक्चर लाइंस एंड एक्सेस ऑफ फोल्ड्स, या फिर सिस्मिक वेव्स। बताइए, है ना, ये टॉनिक तो है नहीं, है ना, ये गॉनिक है, और गॉनिक का मतलब क्या हो गया आपका, इक्वल मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक है। चुंबकीय झुकाव जो होगा वो समान होगा, चुंबकीय झुकाव जो होगा दैट वुड बी द सेम, ठीक। बढ़े आगे, चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैप्स एंड करेक्ट सीक्वेंस। ये मैंने बोला भी था, नेट में भी मैंने बोला था कि ऐसा प्रश्न लिख करके ले लो कि आता ही आता है। लार्ज स्केल से स्मॉल स्केल, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल आप 4 टाइप्स ऑफ मैप बात करते हैं। वन इज योर टोपोग्राफिकल मैप, अदर इज योर कैडेस्ट्रल मैप, देन कम्स योर वॉल मैप, और एक आपका क्या है, एटलस मैप। तो इनको आपको लार्ज स्केल से स्मॉल स्केल की तरफ जो है क्रम में लगाना है। तो 23 का आंसर बताइए, देखें तो जरा किसको आता है स्केल के आधार पर, लार्ज स्केल से स्मॉल स्केल, है ना। कैडेस्ट्रल मैप जो कि आपका क्या है, लैंड के बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से यूज में लिया जाता है, गवर्नमेंट लैंड जो होता है उसके डिमार्केशन के लिए यूज में लिया जाता है। टोपोग्राफिकल शीट्स अभी हम देख ही रहे थे, टोपोग्राफिकल शीट्स जो होती हैं, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया जो है जनरेट करता है। फिर एटलस तो किताबी एटलस जो है आपने देखी होंगी, और वॉल मैप आप अपने जो है दीवारों में, घरों में, क्लासेस में लगे हुए देखते हैं। तो इनमें से सबसे सूक्ष्म जो है वो कौन सा है बताएंगे। सबसे बड़ा तो आपका कैडेस्ट्रल मैप हो गया, तो कैडेस्ट्रल मैप इज देयर। उसके बाद में टोपोग्राफिकल शीट हो गया, टोपोग्राफिकल शीट इज देयर। उसके बाद में आपका वॉल मैप हो गया, एंड देन कम्स योर एटलस मैप। एटलस मैप आपका सबसे सूक्ष्म होता है, और ये जो है डी आंसर करेक्ट है। ये मैंने आपको बताया भी था क्लास के अंदर में क्लियरली। द रजिस्ट्रार जनरल हैज ब्रॉट आउट सेंसस एटलस ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो फॉर ईच, ऐसा थोड़ा बताया था, और उसके बाद आपको ये ऑर्डर बताया था कि यार ये जो है ना रट लो, आता है वेरी लार्ज स्केल से वेरी स्मॉल स्केल। अब देखो वापस से मेरे साथ बोलो, कैडेस्ट्रल मैप यानी कि आपका भूकर मानचित्र, टोपोग्राफिकल मैप यानी कि आपका स्थलाकृतिक मानचित्र, वॉल मैप यानी कि आपका दीवार मानचित्र, और एटलस मैप यानी कि आपका एटलस मानचित्र। क्या ये सीक्वेंस याद रहेगी अब आपको? कोई गलत नहीं करेगा ना? बहुत अच्छे। अगर कोई गलत नहीं करने वाला है इन फ्यूचर तो अपने लिए तालियां बजा दो फटाफट से, बहुत अच्छे से तालियां बजा दो, ठीक है। उच्चतादर्शी मानचित्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है कॉन्टूर मैप, स्पॉट हाइट मैप, कॉशूर मैप, जियोलॉजिकल मैप, समोच्च रेखीय मानचित्र, स्थानिक ऊंचाई मानचित्र, हौशूर मैप, या फिर भूवैज्ञानिक मानचित्र। साफ साफ से एक एलिमिनेशन अप्रोच हमेशा मैं बताता हूं, साथ में रखिए ऐसे प्रश्नों के अंदर में, और जैसे ही आप एलिमिनेट करेंगे आपके पास में एकदम सटीक आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। 24 का आंसर बिल्कुल, वेरी गुड जुल्फिकार। सो यू हैव एलिमिनेटेड द राइट ऑप्शन दिस टाइम। अगर आप डी को एलिमिनेट कर देते हैं, हिप्सोमेट्रिक, हिप्सोमेट्रिक क्या है आपका जो है हाइट से रिलेट करता है ना, सी मीन सी लेवल से हाइट, और हाइट को प्रदर्शित करने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं, कॉन्टूर्स के थ्रू,
है ना, इक्वल जो है एल्टीट्यूड को दर्शाते हैं स्पॉट हाइट के थ्रू या फिर हॉशर मैप्स जो हैं उसके थ्रू। लेकिन जियोलॉजिकल मैप में आप जो है हाइट्स को नहीं शो करते हैं, और यहां पर आपका डी आपने गलत कर दिया, तो आपके ए बी एंड सी आर द राइट आंसर, है ना। चलिए बढ़े आगे, बहुत अच्छे। अगली बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डायग्राम्स will be the most suitable if the gap between the lowest and the highest value of data is too large। अभी हमने देखा था जब वैल्यूज ऑफ डाटा टू लार्ज होती हैं तब हम किस प्रकार के डायग्राम्स को यूज करते हैं। अभी क्वेश्चन आया था 3 डायमेंशन जो डायग्राम्स थे उसमें से। अब आप देखिए यहां आपके ऑप्शंस, अगर आपको इतना पता है, माइंड में इतनी रील चल गई कि भाई साहब यहां पर लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में टू लार्ज जो है वैल्यू है, और 3D डायग्राम जो है यूज में लेना है, तो इनमें से 2D को हटा दीजिए, डिवाइडेड रेक्टेंगुलर डायग्राम हटा दीजिए, रेनफॉल डिस्पर्शन डायग्राम हटा दीजिए। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, आंसर ही बता दिया हमने तो। चलिए बताइए आप लोग, यहां आप लोगों को मौका भी नहीं दिया गया, सॉरी फॉर दैट। तो क्योंकि ये आंसर मैंने बता दिया है तो एक एडिशनल आंसर क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, ठीक है। एक बोनस क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक क्वेश्चन सर ने बता दिया है, कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या होगा, स्फेरिकल डायग्राम। कहां पढ़ा है हमने स्फेरिकल डायग्राम? 3D के अंदर में हमने बात किया। देखिए 3D डायग्राम्स, ठीक है, स्फेरिकल डायग्राम्स आर 3D डायग्राम्स व्हिच इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ वाइड स्प्रेड ऑफ डाटा वैल्यूज, दैट इज देयर इज अ, साफ लिखा हुआ कि नहीं लिखा, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज। और ये कहां से है, ये अपने क्लास नोट्स से है, जो बच्चों को पढ़ाया है वही तो आया है। तो आपको अगर पढ़ना है तो आपको रामास गुरुकुल पर जो भी 50% डिस्काउंट के ऑफर पे रेस्पेक्टिव आपका जो कोर्स है वो आप मनपसंद कोर्स ले सकते हैं। और ये आपका बोनस क्वेश्चन आज की डेट का, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ हाफ इंच टोपोग्राफिकल शीट। अभी देखो काफी टाइम से हमने वो टेबल पढ़ लिया है, अब आपको हाफ इंच की बात की जा रही है यहां पर। अभी हमने देखा था हाफ इंच, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है उसी तरीके का, हाफ इंच की बात की जाए वो सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन में आपका जो है क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे हाफ इंच मैप वाला टेबल देखते हैं यार, ऐसे थोड़ी होता है कि आगे बढ़ते गए तो पीछे की रील यानी कि पिक्चर हम भूल गए। भूलना नहीं है, सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, मैं उस क्वेश्चन पे ले चलता हूं आप लोगों को, वहां थोड़ा स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताया था 65K या 63K या जो भी है, तो जो नंबर आता है, जैसे 66J वाला हमने देखा था, तो जो नंबर आता है 66, ये मिलियन को शो कर रहा है, जे आपका डिग्री को शो कर रहा है, और इसके साथ में आपने इनके बीच वाले जो डायग्राम्स है, डायरेक्शंस हैं वो दे दिए। डायरेक्शन जब आपने दे दिया जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इत्यादि, तो वो आपका क्या है, हाफ डिग्री शीट है 30 बाई 30 इंच का। समझ में आया कि नहीं आया? यही तो प्रश्न था भैया, कहां गलती कर रहे थे? करोगे कि नहीं करोगे सही? इसको जबरदस्ती सही करना पड़ेगा। 63 आया कि नहीं आया डिग्री, उसके बाद में सॉरी मिलियन, के आपका डिग्री, ऑब्लिक ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया डायरेक्शन, दैट इज दिस इज योर हाफ डिग्री टोपोग्राफिकल शीट 30 बाई 30 इंच की। क्वेश्चन शुरू हो चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल मैप? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल मैप? बताइए कौन सा कल्चरल मैप का एग्जाम्पल नहीं है? वेरी गुड आफ्टरनून सुष्मिता मौर्य जी। रिलीफ मैप, पॉलिटिकल मैप, पॉपुलेशन मैप, ट्रांसपोर्टेशन मैप, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक मानचित्र का उदाहरण नहीं है? याद रखिएगा, उच्चावच मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र या फिर परिवहन मानचित्र। क्या होगा इसका आंसर? ए, रिलीफ मैप, राइट। रिलीफ मैप इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, उच्चावच मानचित्र। सभी ने सही बताया। श्रद्धा उज्जवल, वेलकम है आपका भी, एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द इनॉग्रेशन।
चलिए देखिए, कल्चरल मैप्स के अंदर में क्या क्या आते हैं। रिलीफ मैप तो नहीं आता है, लेकिन आपका पॉलिटिकल मैप आता है, पॉपुलेशन मैप्स आते हैं, इकोनॉमिक मैप्स आते हैं और ट्रांसपोर्टेशन मैप आते हैं, राइट। कल्चरल मैप्स की बात करते हैं। कल्चरल मैप क्या शो करते हैं? दीज आर मैन मेड फीचर। ये क्या होते हैं? मैन मेड फीचर्स होते हैं, ठीक है। नाउ दीज इंक्लूड वैरायटी ऑफ मैप्स शोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, growth, sex and age, social, religious composition, literacy, levels of educational attainments, occupational structure, location भी दिखाते हैं, और ये साथ में आपके settlements की location, facilities and services like transportation lines and production etc. ये सब दिखाते हैं। और इसी के सब टाइप्स में आप देखिए हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम? पॉलिटिकल मैप्स पढ़ते हैं, जो कि आपकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को शो करते हैं, स्टेट्स की, डिस्ट्रिक्ट्स की, राइट। पॉपुलेशन मैप जो है आपकी डेंसिटी को शो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, और बाकी सब डेमोग्राफिक्स को शो करने के लिए यूज में आता है। इकोनॉमिक मैप्स की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मिनरल्स हैं, क्रॉप्स हैं, राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनको ये शो करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मैप्स के अंदर में आप देखिए ट्रांसपोर्ट लाइंस, जैसे कि आपके रेलवे स्टेशन कहां पर है, रेलवे लाइन कहां से जा रही है, बस स्टॉप्स कहां पर हैं, रोड्स कहां से जा रहे हैं, राइट, ये सब बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Somnath Mathi, yes, welcome back. And if a distance on land is measured as 3 furlong, कितना? 3 furlong, 49 yards, 2 feet. 3 furlong, 49 yards, 2 feet, 7 inches. Its equivalent representative fraction will be, बताइए इनका equivalent representative RF factor आपको निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है आपको? ठीक है, 21120 26 635 या फिर 1:63 360। तो बता देते हैं, कैलकुलेशन का पार्ट है, फॉर्मूलेज बता देते हैं, काम आसान कर देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए इसका फॉर्मूला बताता हूं, ये आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी के अंदर में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि 1 माइल के अंदर में आपके कितने? 8 फरलॉन्ग होते हैं। कितने फरलॉन्ग होते हैं? 8 फरलॉन्ग होते हैं। 1 फरलॉन्ग के अंदर में 220 यार्ड होते हैं। 1 यार्ड के अंदर में 3 फीट होता है, और 1 फुट के अंदर में 12 इंचेस होती हैं। ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी की टेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर आप बात करेंगे, 3 फरलॉन्ग दिया हुआ है, 79 यार्ड दिए हुए हैं, 2 फीट दिया हुआ है और 7 इंच दिए हैं। तो इनको एक कॉमन यूनिट में जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। किसके अंदर में ले आते हैं? इंचेस के अंदर में ले आते हैं। तो आप देखिए 3 फरलॉन्ग के अंदर में अगर हम इंचेस में कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू क्या होगा? 220 इंटू 3 इंटू 12 यानी कि 23760। 79 यार्ड जब होंगे तो आप इनकी वैल्यूज रखेंगे, यानी कि अब देखो यहां से ये है ना, इंचेस में कन्वर्ट करना है तो इतना ही 3 इंटू 12 इंटू जितना दिया हुआ 79 यार्ड्स, तो यार्ड्स को आपने इंचेस में कन्वर्ट कर दिया तो 2844 इंचेस आ गया। और 2 फीट को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 12 इंचेस होते हैं उसके अंदर में, तो 12 इंटू 2 यानी कि 24 हो गया, और 7 इंचेस आपको यहां ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें आपने 7 इंचेस और ऐड कर दिए। जब आप टोटल ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? 26635। 26635, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वुड बी द आंसर, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कन्वर्जन इनटू स्टेटमेंट स्केल आरएफ दिया हुआ 1:253440। ये तो भारी क्वेश्चन आ गया भैया, ये तो भारी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। यहां पर तो वापस से कुछ टेक्निकल डिटेल्स आ गई हैं। यहां पर 1 इंच में 7040 यार्ड्स बता रहा है, 1 इंच में 32 फरलॉन्ग्स बता रहा है, और 1 इंच के अंदर में 21120 इंचेस बता रहा है, 1 इंच में 4 माइल्स बता रहा है। बताओ यहां दिक्कत क्या आ गई? देखो लॉजिक की बात है। किसकी बात है? यहां पर लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है? कि भैया हमने आंखों से देखना है, सही से देखना है। 1 इंच में हम कुछ यार्ड कर सकते हैं, एक आरएफ निकालना है तो निकाल सकते हैं भैया,
1 इंच में हम कुछ फरलॉन्ग्स भी निकाल सकते हैं, है ना। 1 इंच में कितने इंचेस आएंगे, ये जो है ना मामला थोड़ा टेढ़ा है। इंचेस के अंदर में दोनों तरफ इंचेस दिया हुआ है, और इसी वजह से इस क्वेश्चन को हमने सीधे आंसर दे दिया, यहां कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं थी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज इट्स एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर मेजर्ड अलोंग द मेरिडियन ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। Lines joining the places with the same latitudes are called as parallel. The total number of parallels of latitude including equator कितने हैं, 179, और the number of parallels of latitudes in each of the northern and southern hemisphere is 90. हिंदी में देखो, थोड़ा सा पता चलेगा हिंदी में, है ना। इससे पहले कि बच्चे बोलेंगे सर हिंदी कहाँ है, असत्य कथन बताना है आपको। असत्य कथन कैसे बताएंगे आप, देखिए, किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में उस स्थान को याम्योत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, समानांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त सहित अक्षांश समांतर की कुल 179 है, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में से प्रत्येक में अक्षांश समांतरों की अक्षांश कितनी है, 90 है। फटाफट से अपने आंसर को रिकॉर्ड करते जाइए, राइट। हमें आंसर कैसे देना है, आंसर हमें 30 जो है उसका आंसर कैसे देना है, ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4, ठीक है, राइट, है ना। यहां इनकरेक्ट बताना है, एंड एब्सोल्युटली इनकरेक्ट कौन सा है, डी। आपका यहां 90 नहीं होगा भैया, 89 होगा। क्या 89, कहां 181 बोल रहे हो, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, 179 होते हैं, राइट। 179 पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड, 90 प्लस 90 कितने हो गए, 180। अब आप लोग 180 में +1 कर रहे हो, आपको क्या करना है, 180 में -1 करना है, इक्वेटर तो एक ही है, इस वजह से 179 होगा, राइट। द नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स इन ईच ऑफ द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर इज 90। दोनों में 90 कैसे होंगे, इक्वेटर एक बीच में कॉमन है इनके, इसीलिए आपका जो है डी स्टेटमेंट गलत होगा। यहां आप देखिए, इक्वेटर ये रहा, इसके इस तरफ जाएंगे 89 मिलेंगे, इस तरफ जाएंगे 89 मिलेंगे, ठीक है, और एक आपका इक्वेटर हो जाएगा, राइट। तो पैरेलल्स आर द लैटिट्यूड, ये आप देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर में ये सारा क्लियरली स्टेटेड है। पैरेलल्स आर द लैटिट्यूड्स होते हैं, जिनको लैटिट्यूड को ही हम पैरेलल्स बोलते हैं, राइट। अब आप देखिए यहां पर क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ सेम लैटिट्यूड को हम पैरेलल बोलते हैं। 90 डिग्री और 90 डिग्री साउथ, पोल्स के दोनों तरफ तक जाते हैं तो हमें 90 डिग्री नॉर्थ मिलता है नॉर्दर्न पोल पे, और 90 डिग्री साउथ साउदर्न पोल पे मिलता है। अब अगर हम इसकी गिनती करते हैं तो आप देखिए, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री एंड देयर विल बी, कितना क्लियरली लिखा हुआ है भैया, 89 पैरेलल्स। क्यों, क्योंकि एक आपका इक्वेटर हो गया। टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स 10 ड्रॉन इंक्लूडिंग द इक्वेटर। अब यहां इंक्लूड कर रहा है इक्वेटर को, तब 89 प्लस 89 प्लस आपका 1, दैट इज 179, ठीक है, समझ गए। चलिए यहां ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, ये गलत मत करना। फाइंड आउट द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, असत्य कथन को बताइए, छांटिए। असत्य कथन को आपको छांटना है, राइट। द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करती हैं द इक्वेटर एट राइट एंगल्स। ऑल द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इक्वल इन लेंथ। द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर सर्कल्स दैट कन्वर्ज द पोल्स, and there is
an international agreement to adopt the 0 degree meridian of longitude as the prime meridian. बताओ, देशांतरीय याम्योत्तर विषुवत वृत्त को समकोण पर काटते हैं, सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है और देशांतरीय याम्योत्तर वृत्ताकार होते हैं जो ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिलते हैं। कंफर्म 31 का सी, विजेंद्र सिंह ने बोला है 31 का सी। 31 का बी कंफर्म कर रहे हैं, ऑल द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इक्वल इन लेंथ। सेमी सर्कल होती हैं मेरिडियंस। अब यहां देखो, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं जुल्फिकार। द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर सर्कल्स दैट कन्वर्ज द पोल्स। ये यहां पर नॉट ट्रू बोला है, यहां पर क्या है, सर्कल्स नहीं है। अभी मैंने बताया आपको सेमी सर्कल्स है, अर्धवृत्ताकार है। क्या है, अर्धवृत्ताकार। इसीलिए बोलते हैं प्रश्न को सही से पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, है ना। तो वेरी गुड विजेंद्र सिंह जी, आपका एकदम सही है आंसर। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट द इक्वेटर एट राइट एंगल पर इक्वेटर करती है, ये एकदम कथन सही है। ऑल मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इक्वल है, इक्वल होती है क्योंकि सेमी सर्कल होती हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते जाते हैं इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है, ठीक है। और देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू अडॉप्ट 0 डिग्री मेरिडियन को ही प्राइम मेरिडियन करते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम से जो है इसको हम यहां से देखते हैं, राइट। ये देखिए यहां पर एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिला है, देखो साफ लिखा हुआ, मेरिडियंस इंटरसेक्ट क्या करती हैं, एट राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती हैं, राइट। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड दे आर ऑल इक्वल इन लेंथ हैं। पैरेलल्स इक्वल नहीं होती हैं लेकिन ये इक्वल होती हैं लेंथ में। और ये ग्रीनविच मीन टाइम से लंदन से नियरली, लंदन से जो है ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है वहां से ये पास ऑन करती हैं, राइट। और उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य एकदम अपने जो है विस्तार में था, इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से आपका जो है इसको चूज किया गया, पॉलिटिकल रीजन। इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ और वैल्यू ऑफ 0 डिग्री को ही प्राइम मेरिडियन माना गया, ठीक है। एंड द लॉन्गिट्यूड जो होती है ये क्या होती हैं, आपकी सेमी सर्कल्स होती हैं। यहां पर साफ लिखा हुआ है, ये देखिए सेमी सर्कल, राइट। चलिए आगे बढ़े। लग्जोड्रोम, ये आप ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ये आपके हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आ रहा है। क्या हो रहा है, ये आ रहा है आपका क्वेश्चन, है ना। जैसे केजरीवाल जी बोलते हैं ना, लिख के ले लो, इस बार कौन सी सरकार आएगी, है लुक्सोडोम की, राइट। Lexodrome, a straight line drawn on Malvid's projection joining any 2 points having a constant bearing. A straight line drawn on Gall's projection joining any 2 points having constant bearing. A straight line drawn on sinusoidal projections joining 2 points having a constant bearing, या फिर none of the above. 101% माना कि आप लोग नाराज हो हमसे। लग्जोड्रोम्स आपके कौन से नेविगेशन के लिए यूज में आती है, मैं हिंट देता हूं आपको, नेविगेशन के लिए यूज में आती है। अब आप बताइए कौन सा प्रोजेक्शन होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा प्रोजेक्शन होगा। डी तो बोल दिया आप लोगों ने, एग्जैक्टली जुल्फिकार, वेरी गुड भाई, तालियां बजा दो जुल्फिकार के लिए, क्योंकि ये हमारे नेविगेटर बन चुके हैं अब, है ना। नेविगेशन के लिए यूज में आती है और यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही गड़बड़ है, वो है प्रोजेक्शन वाइज, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आपका सही कौन सा है, 4 सही है। और यहां प्रोजेक्शन कौन सा यूज हो रहा है, मर्केटर का प्रोजेक्शन यूज में हो रहा है, ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स हैविंग अ कांस्टेंट बियरिंग। बियरिंग तो आपकी एंगल तो कांस्टेंट होगा, राइट। लेकिन यहां पर क्या होगा, आपका जो है ये मर्केटर प्रोजेक्शन, इसी को हम रंब लाइन भी बोलते हैं, है ना, रंब लाइन भी बोलते हैं इसको हम। इट इज वेरी यूजफुल ड्यूरिंग व्हाट, नेविगेशन। नेविगेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। मर्केटर प्रक्षेप, सुष्मिता जी, विच इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट,
यहां पर ध्यान रखना, करेक्ट पूछा है, इतनी टाइम से हम नॉट करेक्ट पढ़ रहे हैं, तो फ्लो में बह न मत जाना भावनाओं में। ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन बताइए, ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन से रिलेटेड कौन सा कथन सही है? Scale is correctly maintained in this projection. Direction of all points are correctly represented in this projection. Shapes of different areas are portrayed correctly, ignoring correctness of area in this projection. And this projection is also known as equidistant projection. बताओ क्या होगा इसका आंसर? यहां देखो, shapes of different areas are portrayed correctly, इग्नोरिंग करेक्टनेस ऑफ एरिया इन दिस प्रोजेक्शन, क्योंकि स्केल जो होती है करेक्टली मेंटेन्ड इसके अंदर में होती है क्या? नहीं, स्केल मेंटेन्ड नहीं होती है, डायरेक्शन एजीमुथ में होता है, राइट, और एरिया जो होता है वो आपके किस में होता है? होमोलोग्राफिक में होता है, ठीक, गूगल बाबा हेल्प करेंगे। यहां शेप्स ऑफ डिफरेंट एरियाज आर पोर्ट्रेड, ठीक है, shapes of different areas are portrayed correctly, ignoring correctness of area. एरिया की करेक्टनेस को इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन शेप जो होती है, ऑर्थोमॉर्फिक का मतलब होता है शेप आपकी प्रिजर्व रहती है। आप तीन तरीके के प्रोजेक्शंस पढ़ते हैं, आप देखो मैंने आपको करेक्ट शेप प्रोजेक्शन के नाम से ही पढ़ाया है इसको, ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन या फिर करेक्ट शेप। तो शेप आपकी प्रिजर्व रहेगी, एरिया नहीं रहेगा, वो आपका होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन हो जाएगा। ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शंस आर दोज इन विच शेप ऑफ एन एरिया on the map is true to the corresponding area on the earth. और ये करेक्ट शेप जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मेलिटी बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं है, कन्फॉर्मेलिटी है, ठीक है, कन्फॉर्मल मैपिंग्स बोलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, अगेन देखो नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। Equality of area is maintained at the cost of distortion in shape. Scale is true only along the 45-degree parallel of latitude in this projection. Polar parallel is equal to the equator and it is non-orthomorphic projection. NCERT पढ़ी हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। कथन जो समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप के संबंध में सही नहीं है, इस प्रक्षेप में क्षेत्र की समानता को बनाए रखने के लिए आकार में विकृति लानी पड़ती है। मापनी केवल 45 डिग्री अक्षांशीय समांतर होती है। 34 का, इस प्रक्षेप में मापनी केवल 45 डिग्री अक्षांशीय समानांतर के पास ही सही होती है। इस प्रक्षेप में ध्रुवीय समानांतर विषुवत वृत्त के बराबर होते हैं। यह प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं है, नॉन ऑर्थोमॉर्फिक, राइट। का आंसर क्या होगा? 45 डिग्री नहीं, ये कहां होती है? आपके इक्वेटर पर। इक्वेटर पर जो है ये मापली स्केल जो है ट्रू होती है इक्वेटर के अलोंग, राइट। बाकी सब कथन सही है। इक्वालिटी ऑफ एरिया जो है मेंटेन होती है एट द कॉस्ट ऑफ डिस्टॉर्शन इन शेप, क्योंकि शेप जो है वो आपके अभी हमने पढ़ा ऑर्थोमॉर्फिक में होती है, लेकिन एरिया यहां पर मेंटेन्ड होता है। पोलर पैरेलल इज इक्वल टू इक्वेटर के बराबर होती है, ठीक है। इसी का एक एग्जांपल भी है आपका मर्केटर प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, नॉन ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन होता है ये, ठीक है। यहां देखें, इसी को हम लैम्बर्ट्स प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये डेराइव किया जाता है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब विद द पैरेलल रेज जो होती हैं ऑन अ सिलेंडर टचिंग क्या इक्वेटर के ऊपर टच करती है सिलेंडर पे पैरेलल्स। बोथ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस जो होते हैं आर प्रोजेक्टेड एज स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग एट व्हाट राइट एंगल। और यहां पर देखिए पोल इज शोन विद पैरेलल इक्वेटर टू पैरेलल इक्वल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, प्रॉपर्टीज देखें इसकी। ऑल पैरेलल्स एंड मेरिडियंस क्या होती हैं? स्ट्रेट लाइंस होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पर। पोलर पैरेलल इज इक्वल टू व्हाट? ये इक्वेटर, इक्वेटर के बराबर होती है। स्केल ट्रू किस में होती है? अलोंग द इक्वेटर। आ गए तीनों ही पॉइंट्स, और यहां साफ लिखा है इसके डीमेरिट के अंदर में, लिमिटेशन में, कि ये नॉन ऑर्थोमॉर्फिक होता है, यानी कि शेप प्रिजर्व नहीं होती है इसके अंदर में। मोस्ट सुटेबल किसके लिए होगा? ये बिटवीन 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स के अंदर में, एंड इट इज, ये आप
डबल स्टार करके लिखिए, ये क्वेश्चन आ रहा है। इट इज सुटेबल टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कौन से ट्रॉपिकल क्रॉप्स। ट्रॉपिकल क्रॉप्स कौन कौन सी, राइस का पूछे, टी का पूछे, कॉफी का पूछे, या फिर आपके रबर या शुगर केन, इन सब को शो करने के लिए आपके क्या है, ये यूज में आती है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। द नंबर ऑफ सीरीज टोपोग्राफिकल मैप्स प्रिपेयर्ड इन इंडिया। भारत में तैयार किए जाने वाले स्थलाकृतिक मानचित्रों की श्रृंखलाओं की संख्या बताइए। 2 3 4 5, 2 3 4 5, क्या होगा इसका सही आंसर? 2। कितनी? 2 होती हैं आपके टोपोग्राफिकल मैप्स इंडिया में प्रिपेयर। कौन कौन सी? 2 तरीके की 2 सीरीज आपकी होती हैं। एक आपकी डिफेंस सीरीज मैप्स और दूसरा आपका ओपन सीरीज मैप, जिसको हम डीएसएम के नाम से जानते हैं और ओएसएम के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। आइसोहेल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ इक्वल डेप्थ, इक्वल रेनफॉल, इक्वल सनशाइन या फिर इक्वल क्लाउडीनेस। बताइए क्या होगा ये आइसोहेल। हेल जो वर्ड होता है वो आपके किसको, सनशाइन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सन से रिलेटेड होता है, हीलियो से हेल निकल के आता है, इसलिए ये आपका क्या होगा, इक्वल सनशाइन होगा। वहीं आपका आइसोनेफ क्या होगा, इक्वल क्लाउड कवर, राइट। आइसोबाथ क्या होगा आपका, इक्वल डेप्थ होगा। और आइसो हाइट जो है दैट वुड बी योर इक्वल रेनफॉल। ठीक है, क्लियर है ये चीज? बढ़े आगे। चलिए, a basic difference between choropleth and isopleth maps. Isopleth maps are prepared on the basis of administrative boundaries, whereas choropleth maps are prepared on the basis of natural boundaries. Choropleth maps are prepared on the basis of administrative boundaries, whereas isopleth maps are prepared on the basis of natural boundaries. Choropleth maps are prepared only for cultural variables, whereas isopleth only for natural variables. Choropleth maps are prepared with different colors only, whereas isopleth maps are only black white maps. थोड़ा सा इन शब्दों पर बहुत बारीकी से जो है ना ध्यान देना चाहिए। जब ये शब्द है ना, ये भारी वजन वाले शब्द होते हैं। हिंदी मीडियम में देखें, एकदम सही है कि आपके जो कोरोप्लेथ मैप होते हैं वो आपके ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के आधार पर, प्रशासनिक बाउंड्रीज के आधार पर बनाए जाते हैं। आइसोप्लेथ मैप जो है वो आपके प्राकृतिक यानी कि नेचुरल बेसिस के ऊपर जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कोरोप्लेथ मैप पढ़ेंगे। दीज आर ड्रॉन टू डिपिक्ट द डाटा कैरेक्टरिस्टिक्स एज दे आर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में। दीज मैप्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को, एक लिटरेसी ग्रोथ रेट या फिर सेक्स रेशियो एटसेट्रा को करे जाते हैं। अ मैप ऑफ एरिया डिपिक्टिंग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, वो आपका कोरोप्लेथ मैप होता है। वहीं अगर मैं आइसोप्लेथ मैप की बात करता हूं, आइसो का मतलब ही इक्वल, अभी हमने देखा भी था। देखो, आइसो बार आपका इक्वल प्रेशर है, आइसो हाइट आपका इक्वल रेनफॉल है, आइसोनेफ आपका क्लाउडीनेस है, आइसो हेल आपका इक्वल सनशाइन है, कॉन्टूर्स का मतलब इक्वल हाइट आ गया, आइसोबाथ इक्वल डेप्थ हो गया, आइसो हेलाइन इक्वल सनशाइन हो गया, है ना। ये सारे आपके आइसोथर्म आपका इक्वल जो है टेम्परेचर हो गया। और इनको हम क्या हैं, यहां पर साफ लिखा हुआ ऑब्जर्व्ड ऑन दी बेसिस ऑफ नेचुरल बाउंड्रीज। नेचुरल बाउंड्रीज के बेसिस के ऊपर ये एब्जॉर्व किए जाते, ऑब्जर्व बनाए जाते हैं, राइट। चलिए 38 क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ मैप्स आइडेंटिफाई द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द स्केल स्टार्टिंग फ्रॉम लार्जेस्ट मैप स्केल। ये हमने कर लिया है, एचपीएससी में बार आया था, आप लोगों के नेट में भी इस बार आया था। ठीक है, एटलस मैप, टोपोग्राफिकल मैप, कैडेस्ट्रल मैप। लार्जेस्ट से शुरू होना है, सबसे बड़े से, और आपको सबसे छोटे की तरफ जो है ऑर्गेनाइज करना है। एटलस मैप, टोपोग्राफिकल मैप, कैडेस्ट्रल मैप। ठीक है, 3 मैप आपके पास में दिए हुए हैं, चौथा तो दिया ही नहीं है, वॉल मैप, है ना। चौथा तो यहां से गायब है। आज अपनी अटेंडेंस लगाने इस क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन के अंदर में आया ही नहीं वॉल मैप। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम आसान हो गया जब 3 हो गए तो, है ना। और 3 में सबसे बड़ा जो है कौन, एटलस तो सबसे बड़ा नहीं, कैडेस्ट्रल मैप संभावित सबसे बड़ा है,
चलिए, तो टोपोग्राफिकल मैप उसके बाद में आता है। तो टोपोग्राफिकल मैप आ गया और सबसे छोटा है आपका एटलस मैप। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट? बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको क्लास में बताया भी है। कैडेस्ट्रल मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप्स, उसके बाद आता है वॉल मैप और एटलस मैप। ये चारों एक साथ में हम क्या है बेसिकली आपके पर्पस के आधार, बेस्ड ऑन द स्केल के आधार पर, बेस्ड ऑन द स्केल जो है ये चारों हम बनाते हैं, राइट? चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ क्लीमोग्राफ इज, हम पहली 2 क्लासेस में ऑलरेडी क्लीमोग्राफ को कर चुके हैं, इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ मंथली डाटा ऑफ क्लीमोग्राफ। अब आपको याद ही होगा, शाहरुख खान के फैन हो तो मैंने आपको हर बार बताया है एसआर के मगी कभी नहीं हो सकता है, राइट? रेनफॉल मैप, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या वेट बल्ब टेम्परेचर। क्लीमोग्राफ के अंदर में, क्लाइमोग्राफ के अंदर में आपकी वर्षा के, सापेक्ष आर्द्रता के या फिर आर्द्र बल्ब तापमान के जो हैं डाटा आपके ड्रॉ किए जाते हैं। बताइए फटाफट से आंसर बताओ इसका, क्या होगा इसका आंसर? रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वेट बल्ब टेम्परेचर, यानी कि बी एंड सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक, चलिए, ये आपका क्लीमोग्राफ हो गया। इस तरफ मैंने आपको बताया शाहरुख खान के फैन हो तो एस आर के, और वो कैसा होगा? मगी, मगी, है ना? 12 साइडेड फिगर होता है कि नहीं होता? 12 साइडेड फिगर बताया था ना, ग्रिफिथ टेलर ने बनाया है, ग्रिफिथ टेलर, राइट? और क्लीमोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लोकेशंस बेसिक क्लाइमेट, जिसके अंदर में डिस्प्ले किया जाता है। 2 वेरिएबल आते हैं, एक तरफ आपका क्या हो गया? मंथली एवरेज टेम्परेचर, वो कहाँ शो हो गया? यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट में। उसके बाद में मंथली एवरेज प्रेसिपिटेशन या फिर ह्यूमिडिटी, आप ले लीजिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी। स्पेशली यहाँ पर क्या होता है, ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को शो किया जाता है, समझ रहे हैं? एंड दीज आर यूजफुल टू इट टू डिस्क्राइब द लोकेशंस ऑफ द क्लाइमेट, ग्रिफिथ टेलर। अच्छा, मेरी एक क्लास हुई थी, उसके अंदर आप सब लोगों से एक प्रश्न मैंने किया था कि इन दिनों आपको जो गर्मी लग रही है, हीट लग रही है, इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लास हुई थी उसमें जो आपको गर्मी लग रही थी, ठीक है, वो गर्मी का कारण क्या है ना? उसका उत्तर किसी ने भी कमेंट करके नहीं दिया। मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को शायद पता ना हो इस वजह से, और पता है तो इच्छा शक्ति नहीं थी आंसर देने की। तो उसका आंसर क्या होगा? अभी जो आपको गर्मी महसूस हो रही है, अक्टूबर का महीना होता है, तो सितंबर में राजस्थान से आपका मॉनसून रिट्रीट होना शुरू हो जाता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से रिट्रीट होना शुरू हो जाता है। और रिट्रीट होते होते बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आपके इंडिया से ये रिट्रीट हो चुका होता है लगभग, ठीक है? और इसी वजह से, है ना, यहां पर रिट्रीटिंग मॉनसून जो है वो आपके पीछे क्या है, हीट का इफेक्ट छोड़ता है। एंड यूजुअली द एवरेज मंथ ऑफ रिट्रीटिंग इज अक्टूबर, इसीलिए इसको अक्टूबर हीट की संज्ञा दी गई है, राइट? अक्टूबर हीट, वेरी गुड काजल, अक्टूबर हीट इज द राइट आंसर, ठीक है? पोल कैन नॉट बी शोन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस। पोल जो है किसके ऊपर शो नहीं किया जा सकता है? सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, मर्केटर्स प्रोजेक्शन, मॉलविट्ज प्रोजेक्शन या फिर साइनोसोडियल प्रोजेक्शन। निम्न में से किस मानचित्र प्रक्षेप पर ध्रुव को नहीं दिखाया जा सकता? बताएं आंसर। पोल को किसको शो नहीं किया जा सकता? सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन के ऊपर, सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन के ऊपर जो है पोल कैन नॉट बी शोन, ठीक है? देखिए, पोल्स आर ऑन द सेंट्रल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, on a central cylindrical projection cannot be displayed because the projected 90 degree latitude never contacts the cylinder। पैरेलल में एकदम इंफिनिटी पे चला जाता है, इनफाइनाइट पे चला जाता है। इस वजह से मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर जो है यहां पर कौन सा होगा? सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। यस,
मर्केटर प्रोजेक्शन इज अ टाइप ऑफ सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। मैं ये मानता हूं कि मर्केटर प्रोजेक्शन आपका सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया का ही एक टाइप है, बट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर वुड बी योर सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। राइट हमीद? बिल्कुल। चलिए 41 क्वेश्चन, स्टैंडे-गिट्स मेथड। स्टैंडे-गिट्स विधि का प्रयोग किया जाता है, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, पता ही होगा। राइट, मैं बता रहा हूं जुल्फिकार, मर्केटर में हो सकता है लेकिन नहीं हो सकता है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, बिकॉज मर्केटर इज अ टाइप ऑफ दैट, उसी का एक टाइप है। ठीक है, मर्केटर भी होता, दोनों ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब हमारे पास दोनों ऑप्शन नहीं आते हैं तब हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को सेलेक्ट करना होता है। To show the urban population by circles and rural population by dots, to show the urban and rural population by multiple dots, to show the urban and rural population by same dots, या to show the urban population by squares and rural population by the dots। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। भाई अर्बन पॉपुलेशन को हम किससे शो करते हैं? स्क्वायर से, और रूरल पॉपुलेशन को हम किससे शो करते हैं? डॉट से। तो दैट इज व्हाई दिस वुड बी द राइट आंसर। और ये मैंने आपको कई बार ये रिपीट हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड जो है क्वेश्चन है ये। और यहाँ स्टैंडे-गिट्स का मेथड, इन दिस मेथड द रूरल पॉपुलेशन जो है ये शोन होती है आपके किससे? डॉट से। अर्बन पॉपुलेशन किससे शो होगी? स्क्वायर से। हेयर स्केल्स जो होता है, क्यूब रूट्स आर यूज्ड। ठीक है, तो ये ऑन एन एवरेज जो है आपका स्टैंडे-गिट्स यानी कि 41 क्वेश्चन तक हो गया है ना। 42 नंबर क्वेश्चन है, इन द बिलो मेंशन्ड ग्रिफिथ टेलर्स क्लाइमेटोग्राफ, क्लिमोग्राफ, क्लाइमेटिक रेजिम्स, क्लाइमोग्राफ जो है ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, इसके अंदर में आपके देखो यहां पर 1 मार्क्ड है, यहां पर 2 मार्क्ड है, यहां पर 3 मार्क्ड है और यहां पर 4 मार्क्ड है। 1 2 3 4 मार्क्ड है। एक तरफ यहां पर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपका क्या है? टेम्परेचर है, वेट बल्ब का टेम्परेचर है। ठीक है, तो आपको बताना यह है कि इसकी करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है, 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है और 4 कौन सा है। राइट, 1 कौन सा है, 2 कौन सा और 4 कौन सा, 3 कौन सा और 4 कौन सा है। चलो देखिए, नीचे उल्लेखित ग्रिफिथ टेलर के क्लाइमोग्राफ में आप देखिए 1 2 3 4 मेंशन्ड है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर लिखिए। वेरी गुड जुल्फिकार। 42 का ए, ये तो मतलब आप समझ रहे हो कि यार शाहरुख खान के फैन जो है हर क्लास में आ ही जाते हैं। यहां पर भी हमारा जो है SRK आ गया, कल ही हमने बोला था SRK मगी, ये मैंने आपको बताया भी था, है ना। तो शाहरुख खान के फैंस ऑलवेज एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं। तो यहां पर आप देखिए कृतिका सैनी जी ए, काजल ने भी आंसर दिया है ए, जुल्फिकार हामिद ने भी आंसर दिया है ए, रूबी सिंह वेरी गुड आफ्टरनून, है ना। याद रखेंगे ना, शाहरुख खान का याद है SRK, वो कैसा कभी नहीं हो सकता, मगी मगी नहीं हो सकता है, इज नॉट मगी, है ना, एनर्जेटिक रहते हैं वो। तो यहां पर आपका क्या होगा? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहला होगा 1 S स्कॉर्चिंग, फिर मगी, फिर आपका जो है क्या हो जाएगा? कीन, और फिर आपका रॉ हो जाएगा। यही है ना, स्कॉर्चिंग, मगी, कीन एंड रॉ। ये क्वेश्चन देखो आपने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में आ गया कि नहीं आ गया? मोस्ट रिपीटेड वन नहीं आया। अभी तक हमने HPSC के और RPSC के क्वेश्चंस देखे हैं और हर पेपर के अंदर में ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया? तो लिख के ले लो, इस बार भी ये आ रहा है। ठीक है, चलिए क्लाइमोग्राफ क्या है? इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकेशंस, बेसिक क्लाइमेट का रिप्रेजेंटेशन है। क्लाइमोग्राफ डिस्प्ले क्या करता है आपका? एक तरफ मंथली एवरेज टेम्परेचर को डिस्प्ले करता है, दूसरी तरफ मंथली एवरेज प्रेसिपिटेशन को डिस्प्ले करता है। ये किसने दिया है? ग्रिफिथ टेलर ने दिया है, मैं आपको बता चुका हूं।
ठीक है, 12 साइडेड फिगर होता है, 12 मंथ्स का जो है रिकॉर्ड करता है ये सारा डाटा। वेरी गुड आफ्टरनून अक्षाली। चलिए नेक्स्ट देखें, इंटरपोलेशन मेथड इज यूज्ड इन, ये हमने सबसे पहली क्लास जो हमारी थी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो क्वेश्चन आया था कार्टोग्राफी से, उसके अंदर में भी किया था। इंटरपोलेशन विधि का उपयोग किया जाता है, बताइए, कोरोप्लेथ मैप, डॉट मैप, आइसोप्लेथ मैप या फिर कोरोस्कीमेटिक मैप। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत अच्छे। आइसोप्लेथ मैप जो होता है ना, उसके अंदर में हम इंटरपोलेशन मेथड को यूज में करते हैं कि वो जो लाइंस हैं, जो आइसो लाइंस हैं, वो कितने कितने डिस्टेंस पर होनी चाहिए, उसकी जो इंटरवल है वो हम निकालते हैं इंटरपोलेशन मेथड से। और इंटरपोलेशन मेथड जो होता है वो आपका दो तरीके का होता है, एक आप जो है मैथमेटिकली निकाल सकते हैं इंटरपोलेशन मेथड, और दूसरा ग्राफिकली निकाल सकते हैं इंटरपोलेशन मेथड से। ठीक है, सो इंटरपोलेशन क्या है, ये आपका लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर आइसोलाइन जो है कहां पर लोकेटेड है। जैसे आप देखिए 40 डिग्री जो ये आपकी 40 जो है आइसोलाइन है, ये आपने क्या है इसकी लोकेशन बता दिया, इन पॉइंट से इन पॉइंट के बीच में यहां आती है। इंटरपोलेट कर रहे हैं ना कि 42 से 38 के बीच में, 46 से 36 के बीच में, 41 से 34 के बीच में, और आपको ये पॉइंट मिला। इन पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन किए तो आपको एक आइसोलाइन 40 की मिल गई। सो दिस इज हाउ द इंटरपोलेशन मेथड वर्क्स इन दी आइसोप्लेथ मेथड इटसेल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 टू द लिस्ट 2, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन और यूजेस है। देखिए डॉट मैप, ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इस तरीके के प्रश्न जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स के हैं वो आपको आते हैं। डॉट मैप, व्हील डायग्राम, कोरोप्लेथ मैप या फिर आइसोथर्म्स। ठीक है, बिंदु मानचित्र, पहिया आरेख, कोरोप्लेथ या फिर आइसोथर्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, लैंड यूज डाटा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डेंसिटी। बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। डॉट मैप जो होता है वो आपके क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, राइट। व्हील डायग्राम, इसको हम पाई डायग्राम के नाम से भी जानते हैं, पाई डायग्राम के नाम से भी जानते हैं, राइट। और ये आपका क्या है, लैंड यूज, लैंड डाटा को, है ना, इतना परसेंट लैंड डाटा जो है इस तरीके से कवर होता है, तो दैट इज यूज फॉर दैट। आइसोथर्म यानी कि इक्वल टेम्परेचर वाला, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो बचा क्या, आइसोप्लेथ, वो आपके पॉपुलेशन डेंसिटी को यानी कि जनसंख्या घनत्व को शो करता है, राइट। और इस अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ए का जो है 3, ए का 3 जो है एक ही जगह पर है यहां, और ये आपका आंसर ए हो गया, राइट। ए वुड बी द राइट आंसर टू दिस। चलिए बढ़े आगे, में कोई डाउट नहीं है, ये काफी बार रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट देखें, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन और यूसेज के तौर पर ही क्वेश्चन आया, आइसोप्लेथ, डॉट, स्कैटर डायग्राम और स्टार डायग्राम। अब देखो लगभग सिमिलर सा क्वेश्चन आया है, एक तो इसमें कॉमन ही है डॉट, है ना, कि देखो आइसोप्लेथ, डॉट, तितर बितर आकृति यानी कि स्कैटर डायग्राम या फिर तारा आरेख। एक तरफ आपका नेचर ऑफ कोरिलेशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, विंड डायरेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांजिशनल नेचर। बताएं, देखो डॉट डायग्राम तो आपको पता ही चल गया कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए डॉट डायग्राम को हम यूज में लेंगे। आइसोप्लेथ यानी कि इक्वल लाइंस जो होगी, आइसोप्लेथ जो है इक्वल लाइंस का, वो आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांजिशनल नेचर यानी कि संक्रमणकालीन प्रकृति का वितरण जो है वो, जैसे कि आपका रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इक्वल सनशाइन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इक्वल सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो ये हो गया। सो ए का आपका 4 हो गया, ए का 4 हो गया यानी कि 2 ऑप्शन बच गए। बी का डेफिनेटली डॉट मेथड है तो 2 हो गया। अब देखिए स्कैटर डायग्राम हमने जो है देखा था, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन या नो कोरिलेशन के सिनेरियो के अंदर में आप क्या प्रदर्शित करते हैं स्कैटर डायग्राम से, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ शोइंग द कोरिलेशन है, ठीक है। सो सी का आपका हो गया 1, सी का अगर 1 हो गया तो आंसर क्या हो गया भाई, आंसर आपका क्या हो गया, एक 3 आंसर हो गया, क्योंकि स्टार डायग्राम आपके क्या है, विंड डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज में आते हैं, राइट। तो दैट इज देयर, सी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए,
46 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ यूजेस है, दूसरी तरफ सुटेबल मैप प्रोजेक्शन है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लिख के ले लीजिए कि इस तरीके का प्रश्न जो है आपके आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियानिक करंट्स एंड प्लैनेटरी विंड्स, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट एंड शुगर बीट, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर एंड राइस। यहां पर आपका मर्केटर, मॉलविड, सिंपल कॉनिकल विद 2 स्टैंडर्ड लाइंस, ठीक है, इक्वल एरिया सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। वैसे तो कायदे से तो यहां 2 की जगह 1 स्टैंडर्ड लाइन होना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर में, लेकिन स्टिल सिंस इट्स गिवन एंड विल सी कि कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें। फटाफट से अपना जो है उत्तर दर्ज कर दीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियनिक करंट्स एंड प्लैनेटरी विंड्स, ओशियनिक करंट्स एंड प्लैनेटरी विंड्स आपका क्या है, मर्केटर प्रोजेक्शन होगा। 46 का ए जुल्फिकार बता रहे हैं, हामिद एसके ने 46 का बी बताया है, काजल ने 46 का ए बताया है, कृतिका ने बी बताया है। देखो यहां पर आप देखेंगे कि मर्केटर प्रोजेक्शन जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियनिक करंट्स एंड प्लैनेटरी विंड्स को, करंट्स जो विंड्स हैं वो करता है, ठीक है। उसके लिए वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या है, व्हीट एंड शुगर बीट, व्हीट एंड शुगर बीट को लिए जो बेस्ट प्रोजेक्शन यूज में आता है वो आता है आपका मॉलविड प्रोजेक्शन। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये आपका, वैसे कायदे से तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल्स, लेकिन यहां दिया नहीं है, बस सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन ऑप्शन में है। सो यस डेफिनेटली दिस कुड बी द आंसर फॉर द मैच इटसेल्फ। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर और राइस, रबर और राइस के लिए आपका इक्वल एरिया सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन जो है वो होगा, ठीक है। सो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। सभी मैच्ड हैं ऑलरेडी, ये सभी मैच्ड हैं ऑलरेडी, इसीलिए जिन्होंने भी जो है ए दिया है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं। एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं इनके यूसेस, ताकि इसके और कोई यूसेस आए तो आपको पता रहे कि भाई ये यूजेस हैं। मर्केटर के प्रोजेक्शन के यूजेस अगर हम देखते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं मोस्ट सुटेबल फॉर वर्ल्ड मैप एंड वाइडली यूज्ड इन प्रिपेयरिंग एटलस मैप, एटलस के मानचित्र को जो है प्रदर्शित करने के लिए इनको हम यूज में लेते हैं। कल ही मैंने बताया था कि जैसे जुल्फिकार हमारे नेविगेटर बन गए हैं, सो मर्केटर जो है वो क्या है, नेविगेशन पर्पस के लिए यूज में होता है। जहां जुल्फिकार ने सही आंसर दिया था इसीलिए नेविगेटर बन गए थे। तो सी रूट्स और एयर रूट्स के लिए भी इसको हम यूज में लेते हैं। देन कम्स व्हाट, ड्रेनेज पैटर्न। यहां देखिए ओशियन करंट्स, टेम्परेचर, विंड एंड देयर डायरेक्शंस के लिए भी मर्केटर को यूज में लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड वाइड रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें करना है या अदर वेदर एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाना है तो हम किसका यूज लेंगे, मर्केटर के प्रोजेक्शन का यूज लेंगे। वहीं आप देखेंगे कि मॉलविड का जो प्रोजेक्शन है उसको हम किसके लिए यूज लेते हैं, कहीं पर भी आपको वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाना है एटलस के अंदर में, जो कि क्या होता है, इट इज एन इक्वल एरिया प्रोजेक्शन होता है, इसीलिए हम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट और शुगर बीट इनका भी यूज में क्या लेते हैं, मॉलविड को हम यूज में लेते हैं, ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन आपके ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स जैसे कि राइस, जैसे कि कॉटन, जैसे कि टोबैको, जैसे कि शुगर केन, इन सबको यूज में सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट, देखो यूज में आप ये भी ले सकते हो, मॉलविड भी ले सकते हो, साइनोसोडल भी ले सकते हो, लेकिन अगर बात आएगी राइस की, बात आएगी कॉटन की, बात आएगी टोबैको की या शुगर केन की या रबर की, इस तरीके की जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं उनके लिए बेस्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट जो प्रोजेक्शन होता है वो कौन सा होता है, सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि ये विद इन 30 डिग्री ऑफ द इक्वेटर होता है, ठीक है, इसीलिए डिस्टॉर्शन उसके अंदर में लेस होती है, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद 1 स्टैंडर्ड लाइन पैरेलल्स। अब आपको देखो, मैंने आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर हो और क्लियर हो, इसीलिए मैंने आपके सामने
पूरे यूसेज दोनों के सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्ट, सिलेंड्रिकल कॉनिकल प्रोजेक्ट, सॉरी सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड लाइन पैरेलल एंड सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद टू स्टैंडर्ड पैरेलल का यूज बता रहा हूं मैं आपको। तो आप देखो जब हम पढ़ते हैं ना वन स्टैंडर्ड पैरेलल, तो वहां पर आप देखो कि कैनेडियन पैसिफिक रेलवेज ट्रांस साइबेरियन के लिए कौन सा यूज होता है, वन स्टैंडर्ड पैरेलल वाला यूज में होता है। उस क्वेश्चन में कुछ तो त्रुटि थी, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया है तो कर देंगे कि हाँ चलो वहां तो ऑप्शन नहीं था, लेकिन हमारे पास में अभी तो नॉलेज विस्तार का ऑप्शन है, तो डेफिनेटली इसको आप थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा दिस प्रोजेक्शन कॉमनली यूज फॉर शोइंग एरियाज ऑफ मिड लैटिट्यूड, मध्य अक्षांशों को शो प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। ठीक है, अ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड रनिंग पैरेलल टू द स्टैंडर्ड पैरेलल जो होती हैं, जिसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन होता है, नॉर्थ साउथ में ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन होता है, उसको हम इस वन स्टैंडर्ड पैरेलल के ऊपर बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और इसी में अगर हमें डायरेक्शन अलोंग स्टैंडर्ड पैरेलल इज यूज्ड टू शो व्हाट, रेलवेज को प्रदर्शित करना है, रोड्स को प्रदर्शित करना है, नैरो रिवर वैलीज को प्रदर्शित करना है, या फिर इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी प्रदर्शित करना है, तब भी हम कौन सा यूज में लेंगे, सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड लाइन। एंड ये तो आपको याद हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया इंटरनेशनल बाउंड्रीज किसके बीच में, यूएसए और कनाडा, यह आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है आने वाली, याद रखिएगा यूएसए और कनाडा को अगर हमें प्रदर्शित करना है उनके बीच की इंटरनेशनल बाउंड्री को, तो आप कौन सा यूज में लेंगे, वन स्टैंडर्ड पैरेलल। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखो सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन दो स्टैंडर्ड पैरेलल्स के लिए उसके कहां यूज होते हैं फिर बताओ सर, है ना। अगर वहां ट्रांस साइबेरियन रेलवेज के लिए यूज में नहीं लिया जा रहा है तो किसके लिए यूज में लिया जा रहा है, तो आप देखो वन ऑफ द मोस्ट प्रोजेक्शन सुटेबल किसके लिए है, मिड लैटिट्यूड कंट्रीज जिनका स्मॉल जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। ठीक है, विद स्मॉल लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन लाइक यूएसएसआर, फ्रांस, स्पेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लॉन्गिट्यूडनल तो खूब बढ़ा हुआ है, लेकिन स्मॉल लैटिट्यूडनल अक्षांशीय विस्तार कम है, देशांतरीय विस्तार अधिक हो सकता है। ठीक है, इसीलिए आपका ब्रिटिश आइलैंड, मंगोलिया, कनाडा, तिब्बत एटसेट्रा, इन सब को मैप पर प्रदर्शित करने के लिए कौन सा यूज में लेंगे, सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद टू स्टैंडर्ड लाइन पैरेलल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, ये तो भैया है ना, जैसे क्या है कि बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चंस, तो कल ही हमने सबसे अंत वाला क्वेश्चन किया था, क्या यूज किया था, है ना, फॉर रिप्रेजेंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड रूरल पॉपुलेशन, है ना, मेट्रोपॉलिटन और रूरल पॉपुलेशन को प्रदर्शित करने के लिए डायग्रामेटिकली कौन सा मेथड प्रयोग में लिया जा रहा है, स्टैंडे-गिर्स वॉल्यूमेट्रिक मेथड, स्टिल्गेनबॉर्ड्स एरियल मेथड, आइसोप्लेथ एंड मल्टीपल डॉट मेथड, प्रोपोर्शनल सर्कल्स एंड डॉट मेथड। अगर किसी ने, आप में से किसी ने इस प्रश्न को गलत किया तो भैया आप लोग समझ जाइए कि आपको पहली वाली क्लास को बार बार देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सबसे आसान सा लड्डू है। इस लड्डू को अगर आपने नहीं खाया ढंग से और नहीं पचाया ढंग से तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। गलत नहीं करना है, फटाफट से अपने आंसर को बताइए। सेशन को शेयर नहीं करते हो आप लोग यार, है ना। अब तो हम रेगुलर आएंगे, ठीक है, तो फटाफट से शेयर भी कर दीजिए। 47 का ए, 47 का ए किसने दिया है, हामिद ने दिया है 47 का ए, अच्छा अली ने दिया है ए, जुल्फिकार ने दिया है ए, वेरी गुड। स्टैंडे-गिर्स वॉल्यूमेट्रिक मेथड कल ही हमने किया था, कोई डाउट नहीं है, किसी के मन में कोई डाउट हो कि सर ये स्टैंडे-गिर ही क्यों आ रहा है, तो बताओ। समझ गए ना, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में डाल दो इसको, और इसको तो रटना ही है। मोस्ट रिपीटेड यहां पर मैंने आपको कल ही बताया था। स्टैंडे-गिर का जो मेथड है उसमें रूरल पॉपुलेशन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डॉट से, बिंदु से।
राइट, डॉट से। और अर्बन पॉपुलेशन को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? स्पेयर्स से, है ना, गोले से, ठीक है। और यहां पर वॉल्यूमेट्रिक, देखो वॉल्यूमेट्रिक शब्द पीछे लिया था, हम यहां पर कौन सी स्केल यूज ले रहे हैं? क्यूब रूट्स की स्केल यूज में ले रहे हैं, इसीलिए इसको वॉल्यूमेट्रिक मेथड बोला जाता है, जिसके अंदर में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सबको ध्यान में रखा जाता है उनकी वैल्यूज को प्रदर्शित करने के लिए। चलिए, कोरोक्रोमैटिक मैप्स आर सुटेबल टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्णक्रमीय मानचित्र, इनका वितरण दर्शाने के लिए उपयुक्त है किसके? पॉपुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, हाउस टाइप्स। ये तो भैया करवाया हुआ है आपको, आप सब लोगों को ये तो क्लास में यूट्यूब पे ही करवाया हुआ है। वर्णक्रमीय मानचित्र इनका वितरण दर्शाने के लिए उपयुक्त हैं किनका? बताओ फटाफट से, सेशन के लिंक को शेयर करो। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो है वो हम कोरोक्रोमैटिक, क्रोमा मतलब कलर, क्रोमा क्या है? हम इसमें कलर को यूज में ले रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को प्रदर्शित करने के लिए आप लोगों ने एटलस पढ़ी होगी, है ना, खूबसूरत सी जो है एटलस होती है, वहां वेजिटेशन का अलग अलग कलर से प्रदर्शित किया जाता है, याद रखिएगा। और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है, कहां पढ़ाया था? ये जो क्लास ली थी जहां पर मैंने बताया था टाइप्स ऑफ मैप्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस या फिर कंटेंट, उसमें एक मैप बताया था कोरोक्रोमैटिक मैप। कोरोक्रोमैटिक मैप जहां पर क्या यूज में लिया जा रहे हैं? वेरियस कलर्स को यूज में लिया जा रहा है, और इसे हम देखो फॉरेस्ट टाइप या फिर वेजिटेशन टाइप्स के लिए यूज में लिया जाता है। और किस किस काम में आता है भाई? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए कोरोक्रोमैटिक यूज में लिया जाता है। अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को भी अगर आपको प्रदर्शित करना है तब भी क्या लेना है यूज में? कोरोक्रोमैटिक यूज में लेना है। चलो पढ़े 49th नंबर क्वेश्चन, द सुटेबल क्वांटिटेटिव मेथड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर इन अ रीजन इज, किसी क्षेत्र में वर्षा और तापमान का वितरण दिखाने के लिए उपयुक्त मात्रात्मक विधि है। कोरोप्लेथ से पॉपुलेशन होगा, डॉट मेथड से भी हो सकता है उसका पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, कोरोप्लेथ से डेंसिटी को जो है प्रदर्शित किया जा सकता है पॉपुलेशन की। कोरोप्लेथ मेथड, डॉट मेथड, स्टिल्गेनबॉर्स मेथड और आइसोप्लेथ मेथड, बताएं। बात क्या किया जा रहा है? रेनफॉल की बात की जा रही है, टेम्परेचर की बात की जा रही है, और ये जो है प्रदर्शित करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था, राइट, आर्ट एंड क्राफ्ट विद मानवी, आप तो ई दे दिए, मतलब आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं एचबीएससी के अनुसार। चलिए, आइसोप्लेथ मेथड जो है, आइसोप्लेथ मेथड, ये आपके आइसो जो है क्या है? रेनफॉल के लिए क्या हो जाएगा? आइसो क्या हो जाएगा? हाइट, और टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएगा? आइसो बार, ठीक है। सो आइसोप्लेथ मेथड जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर के लिए प्रदर्शित करने के लिए यूज में आता है, सही। चलिए, नेचुरल बाउंड्रीज को जो है यूज में लेता है, कल ही हमने देखा था कोरोप्लेथ और आइसोप्लेथ के बीच का डिफरेंस भी। इन मर्केटर्स प्रोजेक्शन लुक्सोड्रोम इज अ, कल हमने ये क्वेश्चन किया था, लुक्सोड्रोम सेंट्रल मेरिडियन, स्टैंडर्ड पैरेलल, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू प्लेसेस, या फिर कंसेंट्रिक सर्कल्स जिसको हम रंब लाइन के नाम से भी जानते हैं भैया, रंब लाइन के नाम से भी जानते हैं। मर्केटर प्रोजेक्शन में लक्सोड्रोम एक है, बताओ क्या है? लक्सोड्रोम सेंट्रल मेरिडियन, मानक समानांतर, दो स्थानों को जोड़ने वाली सीधी रेखा, या फिर संकेंद्रित वृत्त। लक्सोड्रोम 50 का आंसर, जुल्फिकार ने सी दिया है सबसे पहले, हामिद ने भी सी दिया है, अक्षा अली सी, रूबी सिंह सी, विजेंद्र सिंह ने भी सी दिया है, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू प्लेसेस, लुक्सोड्रोम, है ना। मर्केटर्स
के प्रोजेक्शन के अंदर में यूज में आती हैं। और ये मैंने आपको कल ही बताया था, लुक्सोड्रोम या फिर रम लाइन, ये क्या होती हैं? स्ट्रेट लाइन होती हैं, ड्रॉन ऑन मर्केटर्स प्रोजेक्शन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स हैविंग अ कांस्टेंट बियरिंग। कांस्टेंट बियरिंग यानी कि कांस्टेंट एंगल होता है। इट इज वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग व्हाट, ठीक है, डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नेविगेशन, दिशा के लिए। चलिए, तो 50 के बाद में 51 नंबर क्वेश्चन, विच डायग्राम इज सुटेबल टू शो एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या की आयु और लिंग दर्शाने के लिए कौन सा आरेख उपयुक्त है? रिंग डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, पिरामिड डायग्राम या फिर व्हील डायग्राम, बताइए। एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन को प्रदर्शित करने के लिए आप क्या यूज में लेते हैं? पिरामिड डायग्राम को यूज में लेते हैं। तो सी वुड बी द राइट आंसर। वो 3 जो है सही उत्तर होगा, और ये हमने पढ़ा भी था। पिरामिड डायग्राम जो है, आप देखिए ये क्या होता है, एक वेरिएंट होता है किसका? वन डायमेंशनल डायग्राम से। सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछा जाता है, एक वेरिएंट है बार डायग्राम का ही, जिसके अंदर में हम अगर पॉपुलेशन में एज ग्रुप या फिर सेक्स दिखाना चाहते हैं, या फिर इकोनॉमिक या क्लाइमेटिक कंपोजिशन दिखाना चाहते हैं, तब हम क्या यूज में लेंगे? पिरामिड डायग्राम को यूज में लेंगे, राइट। सो ये जो है आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के इजी क्वेश्चंस जो हैं वो हमें छोड़ने नहीं है। देखो, टफ क्वेश्चंस तो आते ही हैं, लेकिन इजी क्वेश्चंस को भी जो है आप ऐसे ही नहीं करें, नकारें। तो देखो दोस्तों, हमने अब तक जो है अपने सेशंस के अंदर में कितने क्वेश्चंस देख लिए हैं? अगर मैं बात करूं 51 क्वेश्चंस इसके अंदर देख लिए हैं। इसी तरीके से स्टैटिस्टिकल जो यूनिट है उसके अंदर में भी 60 क्वेश्चंस कवरेज कर लिया है। अब बारी आएगी नेक्स्ट जो है जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में इसी दिशा के अंदर में आगे बढ़ेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इजी, ब्लॉक डायग्राम का होता है, ठीक है। एकलव्य बैच यूजीसी नेट की तैयारी करनी है ज्योग्राफी में, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज बाइलिंगुअल, तो यहां पर आप जो है कोर्स लीजिए, ठीक है। पूरी डिटेल्स आपके पास में है, जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। अगर बात करें कलाम बैच, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 से परेशान हो, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों ही शानदार तरीके से कंटेंट आप लोगों को यहां पर मिलेगा, और आप कलाम बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए, प्रताप बैच के अंदर में एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम आपका कंटेंट मिलेगा, फ्री क्लास पीडीएफ भी मिलेगी, और आपको 40+ कैसे स्कोर करना है ये भी बताया जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज होगी, टॉपिकल वीकली टेस्ट होंगे, 5 यूनिट्स कवर होंगी दोस्तों, और शानदार तरीके से आपको मजे से सारी चीजें याद करवाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, और टेक्स्ट लिए जाएंगे। सो स्कोर वेल, ठीक है, एंड अचीव योर ड्रीम्स बाय डाउनलोडिंग रामास गुरुकुल ऐप। सवाल यह है कि आपने रामास गुरुकुल की ऐप डाउनलोड की? तो अभी जाकर के प्ले स्टोर पर रामास गुरुकुल की ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, और आसान से अपने कोर्सेज को भूगोल के सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज अक्सर क्लास लेने के बाद में स्टूडेंट कमेंट करना भूल जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है ना, वो बोलते हैं ना कि वो विनम्र निवेदन है कि भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, शिक्षक को ये बता दीजिए कि ये सेशन पसंद आया कि नहीं आया, और अगर आया है तो क्या शेयर किया, कितनों को किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, है ना, लाइक किया कि नहीं किया, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए दमदार सेशन में, तब तक के लिए देखते रहिए रामास गुरुकुल। जय हिंद।